एक आदमी कहता है कि वो सिर्फ पृथ्वी ग्रह का एक निवासी है, एक सभ्य जगह का। वो खून थूकता है और एक बच्ची बूढ़े आदमी सू को बुलाते हुए कहती है कि उसकी माँ ने उसके लिए ये लाने को कहा है। बूढ़ा आदमी उसे धन्यवाद देता है। बच्ची छोटी सी ब्रेड रोल को जमीन पर रखती है और उससे कहती है कि वो जल्द ठीक हो जाए और वैसा साबुन और बनाए। इसके साथ छोटी लड़की बर्फीले तूफान में चली जाती है और एक बार फिर वो कहता है, मैं पृथ्वी ग्रह का एक निवासी हूँ, कोई जो 50 साल पहले एक सभ्य दुनिया से आया था। उसे नहीं पता कैसे, लेकिन वो इस अजीब दुनिया में पहुंच गया। वो अपने सहकर्मियों के साथ एक व्याख्यान के लिए जा रहा था जब वे एक भूस्खलन में बह गए। ऐसा लग रहा था कि सब मर गए थे, लेकिन वो इस अजीब दुनिया में एक 3 पूंछ वाली विशाल लोमड़ी और 2 सिर वाले सांप के सामने जागा। अजीब लोग जो आसमान में उड़ने की शक्ति रखते थे उसे उन उपन्यासों की याद दिलाते थे जो वो कभी कभी पढ़ता था। हालांकि इसके बारे में जानने के बावजूद उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सभी सहकर्मियों की जिंदगी उससे कहीं बेहतर होगी। सेजिस के नाम से जाने जाने वाले प्राणी आसमान से प्रकट हुए और उसके दोस्तों की टैलेंट से प्रभावित हुए और उनमें से हर एक को दुनिया और आसमान के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। उस जगह पर सिर्फ वो और निर्देशक किम ही बचे थे। किसी वजह से दोनों को उम्मीद थी कि चूंकि वे भी दूसरी दुनिया से आए थे, उनके साथ भी कुछ खास होगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतने लगा, उन्हें और निर्देशक किम को एहसास हुआ कि उनमें कुछ भी खास नहीं था। जिंदा रहने के लिए वे सिर्फ मैनुअल लेबर ही कर सकते थे। 6 महीने बाद निर्देशक ने कहा कि वो इस तरह से नहीं जी सकता। उन्होंने जो थोड़े पैसे कमाए थे उन्हें जोड़कर उसने एक बुनियादी मार्शल आर्ट की किताब खरीदी, जैसी सड़क पर कहीं भी मिल जाती है। अजीब बात यह थी कि सिर्फ 3 महीनों में उसने उस किताब में महारत हासिल कर ली और एक मार्शल आर्ट मास्टर बन गया। उसने देश के लिए काम करना शुरू कर दिया और ज्यादा उन्नत मार्शल आर्ट सीखने लगा। जल्द ही वो पूरी दुनिया में मशहूर एक शक्तिशाली योद्धा बन गया, जबकि प्रोटैगनिस्ट पीछे छूट गया था। आज तक वो सोचता है क्या उसके लिए कुछ खास रखा था। वो हमेशा ऐसा मानता था, लेकिन समय बीत गया और कुछ नहीं हुआ। और अब 50 साल बाद वो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था जो ठंड से अकेले मरने वाला था। उसने जिंदा रहने की पूरी कोशिश की। उसने इस जगह की भाषा सीखी, लिखना सीखा, पैसे कमाना सीखा। उसने एक छोटा सा प्लॉट खरीदा और अपना घर बनाया। पृथ्वी से मिले अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने साबुन जैसी चीजें बनाई जिसे बेचकर वो पैसे कमा सके। ये दुनिया बहुत कम सभ्य थी और उसे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पता थे जो वहां नए थे। लेकिन यहाँ की मार्शल दुनिया अजीब है। उसकी रेसिपी जल्द ही चोरी हो गई और ज्यादा पैसे वाले लोगों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन में निवेश किया और उसे बाजार से बाहर कर दिया गया। सिर्फ दूसरे उपन्यासों में ही आप साबुन बनाते हैं और अरबपति बन जाते हैं। तब से गुजारा करने के लिए भी पैसे कमाना आसान नहीं था और अब वहां दुनिया द्वारा ठुकराए जाने के बाद मौत का इंतजार कर रहा था। वो सोचता है कि उन्होंने उससे क्या करने की उम्मीद की थी। उसने अपनी पूरी कोशिश की, तो सही रास्ता क्या था? उसे क्यों चुना गया अगर वो खास नहीं था? और उसे क्यों जीना पड़ा बस इसलिए कि उससे सब कुछ छीन लिया जाए? उस पल उसके पास अपनी आंखें खुली रखने की भी ऊर्जा नहीं थी, जबकि वो सोच रहा था कि उसे बस थोड़ी और शक्ति या शायद मौके चाहिए थे। और उसी तरह वो आदमी मर गया। हालांकि सब कुछ यहाँ खत्म नहीं हो सकता। वो वहां जाकर अपने हाथ को देख रहा है, सोच रहा है कि वो जिंदा क्यों है और उसने वही कपड़े क्यों पहने हैं जो उसने पृथ्वी से आने पर पहने थे। उसके सामने वे सभी लोग हैं जो उसके साथ काम करते हैं, सिर दर्द से परेशान, सोच रहे हैं कि वे कहाँ हैं। और तभी उसे एहसास हुआ वो इस दुनिया में रिग्रेशन की शक्ति के साथ आया था। उसके ठीक बाद वहां एक आदमी जो शायद वो किम है कमेंट करता है कि वे एक यात्रा पर थे, तो वे वहां कैसे पहुंच गए? जाहिर है ये उनके आने का पहला दिन था। दुर्घटना के ठीक बाद अजीब बात यह है कि जब वे जमीन से टकराए उन्होंने एक अजीब रोशनी देखी और अपनी आंखें वहां खोली। समस्या यह है कि यह 50 साल पहले की बात है। उसके लिए याद करना मुश्किल है कि चीजें कैसे काम करती हैं। कोई मैनेजर सेव को बुला रहा है और जबकि वो लड़का वहां सोच रहा है कि अब वो रिग्रेस हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए। ज्यादातर रिग्रेशन कहानियों ने व्यक्ति अपने भविष्य के ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है। हालांकि उसने सिर्फ साबुन बनाना सीखा था और उसे पास्ट भी याद नहीं था क्योंकि वो बहुत लंबा जी गया था। इस पर वो आदमी चिल्लाकर सू युन रियोंग को बुला रहा है और उसे उधर देखना और सबको नजरअंदाज करना बंद करने को कहता है। हमारा लड़का नाम उड़ने के लिए माफी मांगने ही वाला था कि आदमी ने अचानक उसके चेहरे पर एक घूंसा मार दिया। वहां की लड़कियां और बाकी लोग बस हैरानी से मुंह खोले खड़े थे। जिस आदमी ने उसे बुलाया था उसने कहा कि वो एक बेवकूफ है कि वो ड्राइविंग के दौरान सो गया होगा और सबको उस गड्ढे में गिरा दिया होगा। ऐसा लगता है उस आदमी को कोई अंदाजा नहीं है कि वे असल में मर गए थे, क्योंकि वो कहता है कि लगभग सभी मर गए थे। सू हालांकि भूल गया था। बहुत समय हो गया था जब किसी ने उसे मैनेजर भी कहा हो, इसलिए उसे एहसास नहीं हुआ कि ये आदमी उसके बारे में बात कर रहा है। और वो आदमी पूछता है कि क्या मैनेजर से वापस आते ही अपनी नौकरी खोना चाहते हैं। प्रोटैगनिस्ट उस आदमी को सेक्शन चीफ जॉन मयांग होन के रूप में पहचानता है, एक हरामी जो सिर्फ इसलिए पद पर था क्योंकि वो किसी डायरेक्टर का बेटा था। 32 साल सिर्फ नेपोटिज्म में जिया और एक बदमाश जिसने हमेशा उसकी जिंदगी मुश्किल बनाई। वो आदमी उसे डांट रहा है जबकि सभी उसे शांत करने को कह रहे हैं। सू उठने लगता है, याद करते हुए कि जिस दिन वो ड्राइविंग कर रहा था वो सच में थोड़ा थका हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस हरामी जॉन ने अपना सारा काम हमारे लड़के पर डाल दिया था।
इतना ही नहीं, इस यात्रा पर उसे ड्राइविंग ही नहीं करनी थी। वहाँ के लोग चिल्ला रहे हैं, सभी उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सू की यादें धीरे धीरे वापस आ रही हैं। उस दिन अतीत में कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने सोचा कि वो गलत है और बस झुककर माफी मांगता रहा, और अगले 50 साल तक वो ऐसे ही जीता रहा। हमेशा माफी मांगता, अपना सिर झुकाता। जब डाकू उसे लूट लेते तब भी वो माफी मांगता, जब मार्शल आर्टिस्ट उसे बेइज्जत करते तब भी वो माफी मांगता। हालांकि सालों साल ऐसी जिंदगी के बाद उसे कुछ एहसास होने लगा। जिन लोगों को आप संभाल नहीं सकते, उनके आसपास अपने व्यवहार को नियंत्रित करना जरूरी है। हालांकि अलग अलग स्थितियां होती हैं। इस पर वो चीफ जॉन को बुलाता है और कहता है कि वो जानता है कि वो गुस्से में है, लेकिन अब एक दूसरे पर उंगली उठाने का समय नहीं था। वो जॉन नाम का आदमी उसकी माँ के बारे में एक प्याला सा कमेंट करते हुए एक और घूसा मारने आता है और वो उसके गाल पर आकर लगा। हमारे लड़के ने इस बार उसे एक ऐसी घूर के देखा, कहते हुए कि उसे कभी भी किसी ऐसे के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे जिसे वो संभाल सकता है, और उसने उसके गाल पर एक दे मारा। सभी लोग हैरानी से मुंह खोले खड़े थे जब वो आगे बढ़ा, कहते हुए कि अपनी पिछली जिंदगी में उसे अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट ने पीटा था। उसने एक और सीधा प्रहार किया और उसे याद आया कि डाकू बहुत ज्यादा आक्रामक थे और पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने पर भी उसे पीटा जाता था। यही होता था जब वो अपने टैक्स नहीं देता था, और अब वो वहां उस आदमी की धुनाई कर रहा है। इस हिंसा भरी दुनिया में उसने कुछ ऐसा हासिल कर लिया था जो इन लोगों के पास इस समय नहीं था। वो जानता था कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। जिस पल आप आंख में घूसा मारते हैं, डर बढ़ जाता है। कुछ और घूसे खाने के बाद मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकलते हैं। ठीक तभी जॉन पूरी तरह से कांपते हुए बस प्रसिद्ध लाइन बोलता है, मुझे माफ कर दो। प्रोटैगनिस्ट के पास शायद वो मिथिकल टैलेंट्स ना हो जो आसमान के सेजेस ढूंढते हैं, या इस दुनिया में मशहूर होने के लिए जरूरी मार्शल प्राविस। हालांकि उसके पास अपनी किस्मत बदलने की क्षमता थी। वो बेवकूफ जॉन वहां अपने सिर पर हाथ रखे पूरी तरह से अधीन था, जबकि दूसरे सीईओ को बुला रहे थे और उससे थोड़ा शांत होने को कह रहे थे। वो अपने कोवर्कर को इस तरह कैसे पीट सकता है? हमारा लड़का तुरंत नॉर्मल इंसान वाला कार्ड खेलता है, कहते हुए कि उसने गलती से अपना आपा खो दिया और एक तरह की माफी मांगता है। मैनेजर किम कहता है कि उनसे माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। वो जॉन शायद हद से गुजर गया था, लेकिन उस आदमी की इस तरह धुनाई करके उसने भी हद पार कर दी। सू जानता है कि वहां सब लोगों में से सिर्फ डायरेक्टर किम है जो उसके साथ रहेगा, इसीलिए वो उस आदमी से सहमत हो जाता है। यह आदमी जैसे ही सीखना शुरू करने वाला है, सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट में से एक बनने वाला है। इसीलिए उसे इस आदमी का समर्थन करना होगा और इसके करीब रहना होगा। जाहिर है ये सब अभी के लिए सिर्फ उसकी योजना थी। वो जॉन के पास जाता है और माफी मांगता है, कहते हुए कि उसने सच में ओवर रिएक्ट किया। जॉन कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी घूर से वो आदमी अपनी पैंट गीली करते हुए मुड़ जाता है। किम वहां जंगल को देखता है और कहता है कि उन्हें इस जगह से निकलना होगा और एक गांव या वैसा कुछ ढूंढना होगा। सू जानता है कि ये आम बात है। हालांकि अफसोस की बात है कि इस दुनिया में लॉजिक काम नहीं करता। ये इमोर्टल्स की दुनिया थी, जहां हर कोई अपनी इमोर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और इस जगह का एक ही नियम है कि शक्तिशाली कमजोर को निगल जाता है। इस दुनिया में हाथ में तलवार वाला कोई भी शोहरत और सम्मान के लिए लड़ेगा। इस जंगल का नाम है पाथ ऑफ असेंशन। दुर्भाग्य से नजदीक कोई देश, गांव या कुछ भी नहीं है। इस पर वो किम को बुलाता है और कहता है कि सूरज जल्द ही ढलने वाला है, तो शायद उन्हें एक सुरक्षित जगह पर कैंप बनाना चाहिए। आदमी सहमत होता है, कहता है कि वो सही है, लेकिन जानना चाहता है कि उनकी कार कहाँ है जो सामान से भरी थी। अगर वो उसे ढूंढ सकते तो वो आसानी से जिंदा रह सकते। हमारा लड़का पहले से जानता है कि ये अफसोस की बात है, लेकिन वो कार किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। समस्या यह है कि अगर वो सिर्फ ये कह देगा तो वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। वो इन लोगों को समझाने की कोशिश कर सकता है कि कार ढूंढना असंभव है। उसके पास एक और प्लान है। वो कहता है कि अभी के लिए सबसे अच्छा आइडिया है कि अलग अलग हो जाए। एक टीम कार ढूंढेगी जबकि दूसरी टीम कैंप लगाएगी। इस तरह वो दोनों मौकों को सुरक्षित कर लेंगे। क्योंकि ये एक लॉजिकल डिसीजन था, सभी अंत में सहमत हो जाते हैं। रात हो जाती है। जाहिर है उन्होंने उसे नहीं ढूंढा और उन्होंने एक आग जलाई। नीली आंखों वाली लड़की, जिसका नाम वो अभी तक नहीं जानता, जानना चाहती है कि कार कहाँ है। वो एक लैंडस्लाइड में थे, तो वो चीज कहाँ पहुंची? किम और बाकी सब कमेंट करते हैं कि किसी को कोई अंदाजा नहीं है, वो गलत इंसान से पूछ रही है। वहां सब लोग खो गए हैं। ग्रुप एक तरह की चेस्टनट्स खा रहा है जो काफी टेस्टी है, और सू कहता है कि उसने और ढूंढे हैं रास्ते में, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर मैनेजर उसकी प्रशंसा करता है, कहता है कि सिचुएशन बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके कारण चीजें ज्यादा उलझ नहीं रही हैं। कंपनी के समय से ही वो जानता था कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, और अब उसे याद है कि वो शायद बहुत थका हुआ था क्योंकि जॉन ने अपना सारा काम उस लड़के पर डाल दिया था। पीली आंखों वाली दूसरी लड़की कहती है कि मैनेजर सच में हमेशा बहुत मेहनती रहा है। पास्ट लाइफ में सू ने ये गुफा घंटों घंटों रात के अंधेरे में चलने के बाद ढूंढी थी, और अब वो कहता है कि किस्मत से उसे ये जगह मिली, जबकि वो सोच रहा है कि उसे इस छोटे से पल का फायदा उठाना होगा क्योंकि ये आखिरी रात है जब वो इस तरह से हंस पाएंगे।
थोड़ी देर बाद चांदनी के नीचे वो कांपते हुए कहता है कि वो जंगल के मालिक का स्वागत करता है। उसके सामने एक 3 पूंछ वाली लोमड़ी कहती है कि लड़के में एक इंसान के लिए बहुत अजीब गंध है। वो 1000 साल से ज्यादा जी चुकी है और उसने कभी ऐसी गंध नहीं सूंघी। इस पर जो लोग गुफा में जाग रहे थे वो बाहर आते हैं और वो सब भी डर जाते हैं। अपनी यादों में सू सबको घुटने टेकने और जंगल के मालिक का सम्मान करने को कहता है। इस पर लोमड़ी कहती है कि जब भी वो एक इंसान से मिलती है उसे याद आता है कि वो बेवकूफ़ और असभ्य क्यों है। वो पहले ही सबके हाथ पैर तोड़ चुकी होती, लेकिन लगता है उनमें से एक ने जंगल का सम्मान करना सीख लिया है और इसीलिए उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही वो जंगल के मालिक के इलाके में थे और उन्हें कीमत चुकानी होगी, इसीलिए उनमें से एक को वहां रहने के लिए एक हाथ देना होगा। सू अपनी पिछली जिंदगी में याद करता है जब ये प्राणी प्रकट हुआ तो किसी को नहीं पता था कि क्या करना है और वो निराशा में चिल्लाने लगे। लोमड़ी ने तब सबके हाथ पैर ले लिए। इस बार लोमड़ी उसके व्यवहार की प्रशंसा करते हुए लग रही थी। प्राणी हालांकि अपने होठों को चाटते हुए जानना चाहता है कि कौन हाथ देने वाला है। सू ने अपनी पिछली जिंदगी में सबको अपने सारे हाथ पैर खोते हुए देखा था, इसलिए ये इतना बड़ा मामला नहीं था। एक आदमी का एक हाथ एक छोटी सी कीमत थी। इसके अलावा वो लोग अचानक आएंगे और सबको ठीक कर देंगे। इसी तरह वो बचे थे। इतना ही नहीं, ये जानते हुए कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसने एक जड़ी बूटी भी तैयार कर ली थी जो दर्द को कम करने में मदद करती है। और इस पर पूरे गट्स के साथ वो कहता है कि वो अपना हाथ पेश करेगा। सभी चौंक जाते हैं और लोमड़ी 1 सेकंड के लिए भी नहीं झिझकती। वो बस जाती है और एक बड़ा टुकड़ा काट लेती है और लड़के का हाथ निकाल लेती है। वहाँ सभी लोग दर्द महसूस करते हैं और वो तुरंत जड़ी बूटी लेने जाता है। जब वो खाता है, लोमड़ी तब कहती है कि उसने सोचा था कि गंध के कारण स्वाद अलग होगा, लेकिन वो सच में किसी भी दूसरे इंसान की तरह ही था। असल में ये और भी बुरा था क्योंकि उसकी नसें बहुत अशुद्ध लग रही थी। सू पूरी तरह से बर्बाद होकर माफी मांगता है कि पेशकश काफी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस पर लोमड़ी मुड़ती और कहती है कि वो उन्हें अपने इलाके में 7 दिन रहने देगी और वहां कोई भी उसकी दिव्यता के कारण नहीं मरेगा। वो दूर चली जाती है और गायब हो जाती है। बाकी ग्रुप सू को बुलाते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो कहता है कि वो ठीक है और गुफा तक जाने के लिए मदद मांगता है। क्योंकि वो लोमड़ी से मिलने वाला पहला था, वो कहता है कि उसने उनके आने से पहले उससे बात की और दुनिया के बारे में थोड़ा सीखा। वो बताता है कि वो अब अर्थ पर नहीं है और इस पर सभी डर जाते हैं, कहते हुए कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ये देखते हुए कि उन्होंने एक 3 पूंछ वाली लोमड़ी देखी है तो आखिरकार रियलिटी उन्हें समझ आ रही है। और हमारा लड़का बताता है अपना हाथ दिखाते हुए कि कम से कम वो 1 हफ्ते के लिए सुरक्षित हैं उसके किए गए काम के कारण। दूसरे जानना चाहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद क्या होगा और वो कहता है कि उन्हें कुछ और छोड़ना होगा। सभी निराश हैं, लेकिन वो बस कहता है कि वो थक गया है और आराम करना चाहता है और उम्मीद करता है कि सभी समझेंगे। रात हो जाती है और अनुमान है कि जैम ने कुछ कहा क्योंकि सभी उसके खिलाफ हैं। प्रोटैगनिस्ट उस आदमी को सुन रहा है जो पूछ रहा है कि 1 हफ्ते में कौन हाथ पैर छोड़ने जा रहा है। एडिडास ट्रैक सूट वाला आदमी कहता है कि फिर भी वो सू को इस तरह नहीं छोड़ सकते। वो बहुत उपयोगी था और वो व्यक्ति था जिसने जगह ढूंढी और उसने अपना हाथ भी दे दिया। जंग कहता है कि उन्हें उसकी उपस्थिति का पूरा फायदा उठाना चाहिए और फिर उसे छोड़ देना चाहिए। वो पहले ही 1 हाथ खो चुका है और ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अभी के लिए जंग अपनी छोटी मोटी योजनाएं बना रहा है, लेकिन हमारा लड़का वहां बिना हाथ के है और अपनी जेब में हाथ डालकर ऑरा फार्म कर रहा है। और जो उसने उन लोगों की बातें सुनी उससे लगता है कि वो उसे कैद करना चाहते हैं ताकि हर हफ्ते उसका एक हाथ पैर दे सके। वो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है कहते हुए कि वो इस बारे में ज्यादा खुश नहीं था। हालांकि पिछले 50 सालों में जो हिंसा उसने सीखी है उससे जॉन को खत्म करना आसान होगा, बिना हाथ के भी। वो आदमी पीठ फेर कर बातें कर रहा है जबकि वो सवाल करता है कि उसे मारना चाहिए या नहीं। वो एक गहरी सांस लेता है, पत्थर गिरा देता है और कहता है अभी के लिए नहीं। डर इस समय सबके फैसले को प्रभावित कर रहा होगा और अगर वो बहुत क्रूर है तो ये सिर्फ डायरेक्टर किम के साथ बनाने वाले फ्यूचर रिश्तों को उलझा देगा। इस पर वो किसी को जंग से चुप रहने को कहता है वरना वो उसकी टांगें तोड़ देंगे। सू को एहसास हो रहा है कि भले ही जंग योजनाओं से भरा हो, उसकी तरफ अभी भी लोग थे। रात हो जाती है और एक और दिन आ जाता है। एक हाथ खाने वाली लोमड़ी के विपरीत जो 2 सिर वाला सांप प्रकट हुआ, उसने सिर्फ थोड़ा सा खून मांगा। यही सांप पिछली जिंदगी में उनका खून चूस गया था, भले ही बेचारे लोगों के पास कोई हाथ पैर नहीं बचे थे। इस बार वो अपना छोटा सा हाथ चूसने के लिए देता है और सांप ने एक छोटा सा स्वाद लिया और चला गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार इंसान का खून सबसे बुरा था जो उसने कभी चखा था। वो और नहीं चाहता था। सू जानता है कि उसे यह पसंद नहीं आया क्योंकि उस आदमी का खून अल्कोहल और निकोटीन से भरा हुआ था। इस पर वो जॉन मिंग से कहता है कि वो कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए उसके साथ आए। उस आदमी को उसके पूरे नाम से बुलाना एक तरह से अपमानजनक है, लेकिन सू बस पूछता है कि क्या वो भूखा है। आदमी हाँ कहता है, इसलिए वो उसे कहता है कि चलो, क्योंकि वो उसे दिखाएगा कि कौन सी जड़ी बूटियां खाने योग्य है। वो पहले से ही अगले हफ्ते लोमड़ी को अपना हाथ देने की योजना बना रहा है, इसलिए अगर वो मर जाता है तो उसे उसके जैसे किसी की जरूरत है जो ये चीजें जानता हो। जॉन वहां अजीब तरह से है ना,
यही उसकी योजना है और वो कहता है कि ये जानना अच्छा है और जानकारी शेयर करने के लिए उसे धन्यवाद देता है। हालांकि सू बहुत अच्छे से जानता है लोमड़ी वापस नहीं आ रही है और इस आदमी को इस जानकारी का इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगले सीन में वो बेवकूफ जॉन को डांट रहा है, पूछ रहा है कि उसे कितनी बार बताना पड़ेगा कि गलत जड़ी बूटी ना चुने। आदमी कहता है मुझे माफ कर दो और हमारा लड़का कहता है कि ऐसा लगता है कि वो सबको मारने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी को डांटना जारी रखता है, अपनी पिछली जिंदगी से अपने पैसिव अग्रेशन का फायदा उठाते हुए। जॉन समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक ब्रेक की जरूरत है, वो इन जड़ी बूटियों के लिए लगातार खुदाई कर रहा है। हालांकि सू जानता है कि इस हरामजादे ने कंपनी में उसके पहले दिन से ही उसे सजा देने के लिए सब कुछ किया और इसके साथ वो बस उसे काम पर लगने को कहता है कि हमें ये सूरज ढलने से पहले खत्म करना है। थोड़ी देर बाद जॉन अपने हाथ में एक विशाल जिनसिंग ढूंढने में सफल हो जाता है। वो पूछता है कि क्या ये चीज सच में नॉर्मल है और हमारा लड़का कहता है ऐसा लगता है। जाहिर है कि उन लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि ये असल में एक पीली बांस की जड़ है, शायद इसलिए कि वो फॉरेस्ट ऑफ असेंशन में है कि वो इतनी एनर्जी से भरे हैं। आमतौर पर ये चीज एक छोटी उंगली के साइज तक बढ़ती है, लेकिन इस जैसी जगह पर चीजें अलग हैं। ये उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है जो स्पिरिचुअल एनर्जी पर निर्भर करते हैं, लेकिन जो लोग फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट है। ये देखते हुए कि फसल अच्छी जा रही है, जॉन उत्साहित हो जाता है और पहले से ही जानना चाहता है कि उन्हें और कितना मिलेगा। थोड़ी देर बाद होराइजन को देखते हुए सू जानता था कि समय आ रहा है। आसमान में एक तेज विस्फोट हुआ। जॉन जमीन पर मुंह के बल गिर गया। सभी लोग अपने सिर पर हाथ रखे तड़प रहे हैं। वहां आसमान में कुछ लोग प्रकट होते हैं कहते हुए कि ये एक आश्चर्य है, लेकिन इतने सारे टैलेंटेड लोग मिले। पीले चोगे में पीछे वाला बियोजोको से कहता है कि गायब हो जाओ क्योंकि वो उसके हैं। लोग वहां बहस कर रहे हैं जबकि किम जानना चाहता है कि वो कौन है, क्या हो रहा है। काले चोगे वाला कमेंट करता है कि उनमें से सिर्फ 3 के पास स्पिरिचुअल रूट्स हैं और बाकी नॉर्मल मॉर्टल्स लगते हैं। वो अपना हाथ बढ़ाता है, एक सुनहरा गोला बनाता है और जॉन पर एक हमला करता है। बूढ़ा आदमी उत्साहित होकर कहता है कि लड़के के पास सच में गोल्डन थंडर की शक्ति थी। वो जो काले लिपस्टिक वाली औरत जैसी दिखती है, जिसे वो नहीं जानता कि वो लड़का है या लड़की, कहती है कि अब उसकी बारी है और एक छोटी सी धुन बजाती है। ठीक तभी नीली आंखों वाली लड़की दर्द से तड़पने लगती है, निराशा से चिल्लाती है, जबकि दूसरी जश्न मनाती है कहते हुए कि उसे एक परफेक्ट इमॉर्टल रूट मिल गया है। मस्कुलर आदमी उस चीफ ओक आदमी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि उसके पास एक पवित्र शरीर है, उसे अजूरा के चेले के रूप में ले जाया जाएगा। वो आदमी साफ तौर पर थोड़ा डरा हुआ है, ये ना जानते हुए कि आदमी के दबाव को महसूस करते हुए कैसे जवाब दे। लेकिन काले लिपस्टिक वाला कहता है कि शायद वो वैली ऑफ गोस्ट्स में बेहतर रहेगा, इमॉर्टैलिटी हासिल करने और आसमान पर हावी होने के लिए एक परफेक्ट जगह। सभी लोग चीफ ओक को रखने के लिए बहस करते हुए लग रहे हैं, जबकि किम जो कुछ भी हो रहा है उससे थोड़ा उलझन में है। अचानक सुनहरे चोगे वाला आदमी एक छोटा सा पॉट निकालता है और जॉन को अंदर खींच लेता है, कहते हुए कि इंसान बहुत अनिर्णयी है और वो उसे पाथ ऑफ असेंशन पर ले जाएगा चाहे कुछ भी हो। मस्कुलर आदमी देखता है कि हमारे लड़के ने लोमड़ी को अपना हाथ खो दिया और कहता है कि वो सच में बहुत बहादुर है। वो शायद सिर्फ एक नॉर्मल मॉडल वो, लेकिन वो सच में काफी अच्छा लड़का था। सू उसे धन्यवाद देता है, लेकिन इस पर लोग पहले ही जा रहे हैं, कहते हुए कि उनका काम वहां खत्म हो गया है। उन्हें इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि ये जंगल 10 साल के लिए सुरक्षित रहेगा क्योंकि वो वहां से गुजरे थे। किम निराश होकर कहने की कोशिश करता है कि उन्हें मदद की जरूरत है क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि इस जगह से कैसे निकलें, लेकिन लोग पहले ही जा चुके हैं। सू जानता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो चिल्लाता रहा, लेकिन उसे एक कीड़े की तरह इग्नोर कर दिया गया था, इसलिए ये लायक भी नहीं है। कम से कम जैसे सबके शरीर पिछली जिंदगी में ठीक हो गए थे, इसमें उसे अपना हाथ वापस मिल गया। किम हालांकि जानना चाहता है कि वो इस जैसे जंगल में जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे। अजीब बात यह है कि बहुत सारे सितारे एक खास दिशा में जा रहे हैं और वो सोचता है क्यों। अगले दिन गुफा के अंदर लड़की खून थूकते हुए तड़प रही है, हरे कपड़ों में दूसरी वहां। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि इन लड़कियों को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे अभी तक उनके नाम नहीं पता। वो कमेंट करती है कि उसकी दोस्त वहां पिंक कपड़ों में ठीक नहीं है। वो क्या करें? देखिए, अगर वो बस थोड़ी देर और इंतजार करें, अगर कोई उसे ठीक करने के लिए आ जाए तो ये एक बड़ा संयोग होगा। ग्रुप को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ठीक तभी कोई गुफा में प्रवेश करता है और कहता है कि उनका इस जगह पर तड़पना एक ड्रैगन को हराने की कोशिश कर रही चींटियों जैसा था। किम पूछता है कि वो कौन है और वो आदमी अपना परिचय सी ड्रैगन किंग सी हिल के रूप में देता है। वो तूफान को कंट्रोल करने के बारे में कुछ कमेंट करता है और कहता है कि उसने देखा कि यहाँ बारिश हो रही है और इसीलिए वो इस जगह पर आया। जमीन पर लेटी हुई लड़की ने किसी तरह इसको बनाने के लिए किसी तरह का जादू इस्तेमाल किया था। उसे ये अजीब लगता है क्योंकि वो एक नॉर्मल औरत जैसी दिखती है, तो उसके पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। इसके अलावा वो कॉन्शियसली मौसम को मैनिपुलेट भी नहीं कर रही थी, जो और भी अजीब था। सू कहता है कि वो लोग उलझन में हैं, वो इस जगह पर ज्यादा समय पहले नहीं आए थे और उसके जैसे शक्तिशाली लोग हमेशा दिखाई देते रहते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि वो उसके साथियों को ले जा रहे हैं। हुन नाम का व्यक्ति हंसता है और कहता है कि अनुमान है कि कुछ कॉलीग्स पहले ही वहां पहुंच गए थे और ग्रुप में पोटेंशियल देखा था।
ये लगभग व्यंग है कि अब संयोग से वो इस औरत के सामने भी प्रकट हो गया है। वो तब पूछता है कि क्या मॉर्टल समझता है कि वो कहाँ है। ये पाथ ऑफ असेंशन के नाम से जानी जाने वाली जगह थी, ऊपरी दुनिया के लिए परफेक्ट पैसेज। और कुछ महीनों में वहाँ एक गेट ऑफ असेंशन खुलेगा। ये कुछ ऐसा है जो हर 1000 साल में एक बार होता है और इसके कारण अनगिनत प्राणी और लोग इस दरवाजे से गुजरने की कोशिश करने के लिए इस जगह पर इकट्ठा होते हैं। और इसीलिए इस जगह पर इतने सारे अजीब लोग दिखाई दे रहे हैं। सू कहता है कि वो समझता है, जबकि किम जानना चाहता है कि उसके बाकी कॉलीग्स को इंसेक्ट जैसी चीजों में क्यों ले जाया गया। विल कहता है कि उसके जैसे मॉर्टल के लिए समझना सच में मुश्किल है। इस दुनिया के लोगों के लिए चीजों का साइज बढ़ाने या घटाने के लिए जादू रखना आम बात थी, और शायद जिन लोगों ने उसके दोस्तों को लिया उनका पूरा सेक्ट और ग्रुप इनमें से किसी एक वस्तु के अंदर है। उनका प्लान दरवाजे को पार करना है, सबको अपने अंदर इस वस्तु के अंदर ले जाते हुए, जैसे कि सी ड्रैगन्स का असल डोर रखा गया है। वहां 8800 से ज्यादा ड्रैगन सो रहे थे। अब वो नहीं जानता कि उसका मतलब प्राणियों के रूप में ड्रैगन से है या ड्रैगन सदस्यों से, क्योंकि वो वहां कहता है कि लड़की बहुत अजीब है। अगर वो ग्रुप में शामिल होती है तो उसके पास कुछ असाधारण बनने का मौका होगा। किम उसे रुकने को कहता है, कहते हुए कि वो लड़की को इस तरह नहीं ले जा सकता, लेकिन अचानक वो बस अपने घुटनों पर गिर जाता है और उसकी आंखें लगभग सिर से बाहर निकलने वाली हैं। विल्बस कहता है कि वो अपना खून उसे दे देगा और उसे ग्रुप का हिस्सा मान लेगा। ये सबके लिए सबसे अच्छा समाधान था। इसके अलावा वो उन्हें सलाह देगा कि वो इस दुनिया के लोगों के इरादों के रास्ते में कभी ना आए। लड़के का सिर फटने वाला है और हमारे बेचारे प्रोटैगनिस्ट क्रॉसफायर में फंस गया है। विल ये कहते हुए छोड़ देता है कि वो दयालु हो रहा है, ज्यादातर लोग उसे मार देते। एक बड़े गर्जन के साथ वो ड्रैगन पर उड़ गया स्टाइल से। अगले दिन सभी का अपहरण कर लिया गया। ओ नहीं, सिर्फ ये एक ही बची है। हमारी लड़की को अभी तक उसका नाम नहीं पता। वो एक पागल की तरह हंस रही है, कहते हुए क्या गड़बड़ है ये दुनिया इसके ड्रैगन बिजनेस के साथ। कॉलीग्स को ले जाया जा रहा है, लोग उड़ रहे हैं, ये क्या है। ये शायद उसकी बिल्कुल वही प्रतिक्रिया होगी जब सू उसे प्यार से थपथपाता है, उसे शांत होने को कहता है। वो हालांकि बस हमारे लड़के से भीख मांगती है कि उसे भी ना ले जाया जाए। वो इस जंगल में अकेले जिंदा नहीं रह पाएगी। हालांकि वो बस सोचता है कि ये अफसोस की बात है, लेकिन उनका समय खत्म हो चुका है। अचानक वो दर्द से तड़पने लगती है, अपने सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि कुछ आ रहा है। किम मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन वो कहती है कि बहुत देर हो चुकी है और जो कुछ भी है वो आ गया है। अचानक एक मैकेनिकल ओनी लाइन पर एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। बूढ़ा आदमी जानना चाहता है कि इस रास्ते पर मॉर्टल्स कैसे हैं। हालांकि वो अपने ही निष्कर्ष पर पहुंचता है, कहते हुए कि दरवाजे के खुलने के कारण जगह अस्थिर है, इसी तरह ये यहाँ पहुंच गए होंगे। अब वो मॉर्टल से जानना चाहता है कि किसने उस विशाल चेतना को उत्सर्जित किया। उसने एक मजबूत उपस्थिति महसूस की, जैसे कि वो ऊपरी क्षेत्र के सेजेस में से एक हो जो अर्थ पर उतर रहा है, और किसी वजह से उसे विश्वास है कि वो लड़की है। बूढ़ा आदमी दूसरे आदमी को वहीं रहने को कहता है, जानना चाहता है कि वो कौन है और उसे चेतावनी देता है कि वो उनकी कॉलीग है। हालांकि बूढ़ा आदमी बस उसे एक नजर देखता है और एक बार फिर डायरेक्टर किम पर हमला हो जाता है। बेचारा आदमी, हर बार कोई ना कोई उसे पीट देता है। अच्छी बात यह है कि हमारे लड़के ने प्रहार को सोख लिया ताकि आदमी मर ना जाए, लेकिन उसकी पसलियां टूट गईं और वो अजीब बूढ़ा आदमी गया। लड़की का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा कि बच्ची को उसके साथ ले जाया जाएगा। उसके पास शायद अच्छी नींव नहीं है, लेकिन चेतना के लिए जो टैलेंट उसके पास था उससे वो उसकी शक्ति को जगा सकता है। वो रो रही है, उन दोनों को बुला रही है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसके लिए बेहतर है कि वो दुनिया के साथ इन संबंधों को छोड़ दे, खासकर अब जब उसने ये पेशकश कर दी है। इस पर वो दोनों उड़ रहे हैं और अनुमान है कि वो उन्हें मारने जा रहा है ताकि वो उसे एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाए। वो हालांकि कहती है कि अगर वो उन्हें नहीं मानेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसके लिए अच्छा है कि वो दुनिया के साथ सभी संबंध भूल जाए, और वो कहती है कि ठीक है। वो उन दोनों को जाने देता है, लेकिन फिर अचानक उनकी दिशा में निशाना लगाता है, कहते हुए कि अगर वो उन्हें जिंदा छोड़ देगा तो वो हमेशा के लिए जुड़ी रहेगी। उसने वहां उनके लिए एक पोर्टल खोला ताकि वो नजदीक के शहर में वापस जा सकें। दोनों एक सुनसान जगह पर बीच में जागते हैं, लोगों को शस्त्र बेचते, यान यॉक नाम की जगह पर कपड़े बेचते सुनते हैं। सू एक गली में अपनी आंखें खोलता है, सोच रहा है कि वो कहाँ है। अपनी पिछली जिंदगी में वो इस जगह पर नहीं गिरा था, इसलिए वो इसे नहीं जानता। अनुमान है कि उस बूढ़े आदमी ने सच कहा था, उसने उन्हें एक अनजान जगह पर फेंक दिया। हालांकि किसी वजह से उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कि ये थोड़ा जाना पहचाना है। अपनी आंखों को सूरज से बचाते हुए आखिरकार उसने उस जगह को पहचान लिया जहां वो कभी थोड़ी देर के लिए रहा था, वोंग की प्रसिद्ध राजधानी सुक्यम शहर। थोड़ी देर बाद वो अभी भी गली में बातें कर रहे हैं और बूढ़ा आदमी कहता है कि वो और नहीं सह सकता, वो पागल हो रहा है। सू कमेंट करता है कि उसे भी वैसा ही लग रहा है और काश वो जाग सकता, जैसे कि ये सब एक सपना हो। बेचारा बूढ़ा आदमी अपने बाल खुजलाता है और कहता है कि अब वो बर्बाद हो गए हैं, सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं।
कम से कम शायद उन्हें राहत मिलनी चाहिए कि उन्हें उन दानवों ने नहीं ले जाया। सू हालांकि वैसा नहीं सोचता। वो शायद पास्ट में वापस चला गया हो, लेकिन उसे याद है कि इस रास्ते पर चलते हुए वो एक जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले से ज़्यादा कुछ नहीं था जिसे हर दिन पीटा जाता था। वो तब कहता है कि भविष्य में जो कुछ भी हो वो इस गली में हमेशा के लिए स्थिर नहीं रह सकते, इसलिए कम से कम उन्हें वहाँ से निकलना है। शहर विशाल है, लेकिन किम इन लोगों की बातें कुछ नहीं समझता। ऐसा लगता है कि सभी उनके बारे में कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें देखा जा रहा है, लेकिन उसे कोई अंदाज़ा नहीं है कि किस बारे में। सू कहता है कि वो कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो अजीब हैं। आसपास सभी चाइनीज़ बोल रहे हैं, लेकिन वो दोनों कोरियन हैं, इसलिए आदमी थोड़ा उलझन में है। लेकिन सू कहता है कि उसने बचपन में चाइनीज़ सीखी थी। बूढ़ा आदमी हालांकि लड़के की फटी हुई पीठ देखकर इस बात से ज़्यादा चिंतित है कि वो 2 भाषाएं बोलता है। और हरामी ने झूठ बोला, वो चाइनीज़ भी नहीं बोल रहे हैं। चिन्ह कुछ हद तक समान है, लेकिन आवाज़ें बिल्कुल अलग है। अपनी पिछली ज़िंदगी में उसने 2 महीने भिखारियों से डांट खाई सिर्फ ये समझने के लिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं। हालांकि अब इस बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है। वो कहता है कि पहले नए कपड़े लेने का समय है, लेकिन आदमी पहले से ही अनिश्चित है। वो कैसे मैनेज करेंगे अगर उनके पास पैसे नहीं हैं और वो ठीक से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। हालांकि चतुर शैतान एक जड़ी बूटी की दुकान पर गया और उस मोटे जिनसिंग को बूढ़े आदमी के हाथ में फेंक दिया, जो चौंक गया। उसने तुरंत उसे बताया कि ये पीली बैम्बू की जड़ 800 साल से ज़्यादा पुरानी है, इसलिए बेहतर होगा कि वो इसके लिए अच्छी कीमत दे। बूढ़ा आदमी तुरंत 15 चांदी के इंगॉट्स की पेशकश करता है। इवन सू हैरान है। ऐसा लगता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो कभी इतने पैसे जमा नहीं कर पाया था। उसने बस एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ी देर बाद वो पहले से ही एक बड़े से घर में है जो हमारे लड़के ने किराए पर लिया या खरीदा है, और वो पहले से ही मिस्टर किम से कहता है कि वो उसे इस जगह की भाषा सिखाएगा। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक और काफ़ी आसानी से हो गया। हालांकि वही पैसे की शक्ति है। समस्या ये है कि इस घर को पाने के लिए दोनों के लिए नकली पहचान और कपड़े उसने लगभग सब कुछ खर्च कर दिया। उसके पास एक छोटा सा चांदी का इंगॉट बचा है, और डायरेक्टर ये देखे बिना नहीं रह सकता कि लड़के की पीठ अभी भी खून से सनी है। किम कहता है कि वो उस लड़के को मैनेजर बुलाना बंद कर देगा और अब से वो सू यूनियन होगा। थोड़ी देर बाद वो बताता है कि उन्हें ये सारे पैसे उन जड़ी बूटियों के कारण मिले। समस्या ये है कि जब जड़ी बूटियां खत्म हो जाएंगी तो उनके पैसे भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है लगातार पैसे कमाने का तरीका ढूंढना। मिस्टर किम पहले से ही सोचते हैं कि वो बाकी को बेच सकते हैं, कुछ पैसे बचा सकते हैं और एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सू जानता है कि ये आदमी एक अपेक्षाकृत बड़ी कंपनी का प्रबंधन करता था, इसलिए ये एक बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये उन्हें जीने देगा, लेकिन सिर्फ जीना उसके लिए अब काफ़ी नहीं है। वो समय में वापस चला गया और इस जिंदगी में वो बड़े सपने देखेगा। वो जानता है कि इसके अलावा मिस्टर किम एक मार्शल जीनियस है। कुछ सस्ती अनजान सड़क की किताबें पढ़कर वो कुछ ही महीनों में एक मास्टर बन गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ एडवांस टेक्निक्स हासिल की और इस दुनिया के सबसे महान मास्टर्स में से एक बन गया। लेकिन क्या होगा अगर ये आदमी शुरू से ही एडवांस टेक्निक्स सीख ले? शायद वो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज के जन्म का अनुमान कम से कम 30 साल पहले लगा सकता है, और जाहिर है इसके साथ वो उसके करीब रहते हुए अधिकतम लाभ उठाएगा। इस पर वो डायरेक्टर को बुलाता है और कमेंट करता है कि इस दुनिया में उसे एहसास हो रहा है कि ये चीज़ जिसे मार्शल आर्ट्स कहते हैं बहुत प्रासंगिक है। ये देखते हुए कि शायद अगर वो किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करते हैं और कोई सफलता हासिल करते हैं तो उन्हें अपनी रक्षा करना आना चाहिए। डायरेक्टर किम कहता है कि उसने पहले उस चीज़ के बारे में सुना है, लेकिन जहाँ तक वो जानता है मार्शल आर्ट्स सिर्फ उन लोगों को सिखाया जाता है जो एक सेक्ट से संबंधित हैं, तो वो कैसे सीखेंगे? हमारा लड़का पहले से ही देखता है कि आदमी को मार्शल वर्ल्ड के बारे में थोड़ा पता है। वो पूरी तरह से खोया हुआ नहीं है। वो बताता है कि इस शहर में 7 प्रसिद्ध सेक्ट हैं। वहाँ डेमन स्लेयर्स हैं, ब्लाइंडिंग सेक्ट है, डेमन स्लेयर्स सेक्ट तलवार और ब्लेड टेक्निक्स यूज करता है। वहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कराटे किड की तरह लड़ता है। वहाँ हाउस सेक्ट है जो स्मार्ट है, और 7 मिस्ट्रीज का सेक्ट है, होशियार हैं, और 7 मिस्ट्रीज का सेक्ट है। ऐसा लगता है इनमें से 3 डेमोनिक सेक्ट्स हैं और उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जाना जाता, इसके अलावा कि उनके पास जादू टोना में प्रवीणता है और जाहिर है वे बहुत सारे अवैध काम करते हैं। वह पूछता है इनमें से किम को कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है। किम जवाब देता है कि उसे जाहिर है डेमन स्लेयर सेक्ट पसंद है। इस जैसी जगह पर एक सच्चा मास्टर अपनी तलवार का इस्तेमाल करना और ब्लेड टेक्निक सीखना चाहिए। किम प्रभावित है। उसने इस आदमी को अपनी दूसरी जिंदगी में लिए गए बिल्कुल वही रास्ते पर चलने के लिए समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। किम हालांकि जानना चाहता है कि वह यह सब पहले से कैसे जानता है। हमारा लड़का कहता है कि जब वह पहचान पत्र बनवा रहा था उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। 3 महीने बाद सेक्ट के सामने लोग पूछते हैं कि वह वहां क्या कर रहे हैं। हमारा प्यारा सू वहां बाई तरफ है और कहता है कि वह अपने बड़े भाई को लाया है जो मार्शल आर्ट सीखने में रुचि रखता है। रॉक एंड गोकू आउटफिट इसके बारे में ज्यादा उत्साहित नहीं लगता। हालांकि वह उनके कपड़ों से देखता है कि उन लोगों के पास अच्छी खासी रकम होनी चाहिए और उन्हें इसकी जरूरत है। फिर भी वह माफी मांगता है और कहता है कि इस उम्र में मार्शल आर्ट सीखना लगभग असंभव होगा।
हमारा प्यारा सू जोर देता है, कम से कम किसी उच्च रैंक के किसी से मिलने को कहता है, उसे एक सिक्का देते हुए। थोड़ी देर बाद पहले से ही सेक्ट के अंदर कोई जानना चाहता है कि क्या वह सच में सिर्फ आत्मरक्षा के लिए सीखना चाहते हैं। हमारा लड़का चांदी के इंगॉट्स का एक बोझ लाया है और कहता है, हाँ बस यही वह चाहते हैं। जिस पल बूढ़ा आदमी पैसे देखता है वह कहता है कि सब ठीक है, वे एक्सटर्नल डिसाइपल्स हो सकते हैं, हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि वहां दान के माध्यम से प्रवेश करने वालों के लिए कोई खास उपचार नहीं है। इसके अलावा वे दोनों में से सिर्फ एक को ही एक्सेप्ट करेंगे। किम इसके बारे में शिकायत करने ही वाला था, लेकिन ठीक तभी हमारा लड़का एक्सेप्ट करता है, कहते हुए कि यह उनके लिए परफेक्ट है। वह आदमी पहले ही जा रहा है, कहते हुए ठीक है तो बस वहां उसे ढूंढ कर आओ और बाकी डिसाइपल्स में शामिल हो जाओ। किम हमारे लड़के से पूछता है कि क्या यह ठीक है कि सिर्फ वही मार्शल आर्ट सीख रहा है। अगर उसे पता होता कि यह इतना महंगा होगा तो वह एक अलग ग्रुप चुनता। हमारा लड़का उससे चिंता ना करने को कहता है। वह खेलकूद में भी कभी ज्यादा अच्छा नहीं था, जबकि वह अभी के लिए बिजनेस संभालेगा। किम वहां जाएगा और थोड़ा सा उन तथाकथित मार्शल आर्ट्स को सीखेगा। बूढ़ा आदमी उसे धन्यवाद देता है, लेकिन कहता है कि उसे नहीं पता कि वह सच में बहुत कुछ सीख पाएगा या नहीं। हमारा लड़का उससे खुद पर विश्वास करने और जज करने से पहले कोशिश करने को कहता है। एक और टाइम स्किप। 7 महीने बाद सेक्ट के अंदर कंपटीशन। सिंहासन पर बैठा आदमी जानना चाहता है कि यह आदमी कहां से आया है। जाहिर है यह मिस्टर किम है, जिन्होंने सालों से सेक्ट में रहने वाले सभी डिसाइपल्स को कुचल दिया है। एक मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने का मतलब है उसके सच्चे अर्थ को समझना और अपने शरीर को उसके साथ मिलाना। कम ज्ञान वाला व्यक्ति सबसे अच्छा तीसरे दर्जे का योद्धा बनता है, और उस बिंदु से आगे बढ़ने के लिए आपको और भी ज्यादा ज्ञान की जरूरत होती है। लोग उस पर हमला करते हैं, कहते हैं कि वह एक बाहरी है और उन्हें कभी नहीं हरा पाएगा। जाहिर है ज्यादा ज्ञान का मतलब है कि आपने ज्यादा समय इन्वेस्ट किया है और ज्यादा मेहनत भी की है। हालांकि कुछ लोगों के पास इस सारे ज्ञान के बिजनेस पर हंसने के लिए पर्याप्त टैलेंट था। उनके पास एक साथ कई चरणों को पार करने के लिए पर्याप्त टैलेंट था। डेमन स्लेयर सेक्ट पहले से ही इस तरह के कई सदस्यों के लिए मशहूर है, लेकिन पहली बार एक बाहरी प्रकट हुआ और उन सब तथाकथित महान डिसाइपल्स को मार दिया। सिर्फ 7 महीनों में डायरेक्टर किम एक प्रथम दर्जे का योद्धा बन गया, जिसने उस जगह की बिल्कुल सभी टेक्निक्स में महारत हासिल कर ली थी। बूढ़ा आदमी खुद को काटता है। वह नहीं समझता कि किसी के लिए इतनी जल्दी इवॉल्व करना कैसे संभव है। ऐसा कुछ करने के लिए उन्हें किसी को सपोर्ट करने के लिए अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट को इकट्ठा करना होगा। इतना ही नहीं कि यह आदमी एक बाहरी है जिसने कभी मार्शल आर्ट से कोई संपर्क नहीं किया। तो यह कैसे हुआ? ऐसा था जैसे उस जगह की परंपरा ही इस आदमी के सामने झुक गई हो और उन्होंने उसे पकड़ने का आदेश दिया। वहां हमारा लड़का है। उसने पहले ही सोचा था कि इससे एक समस्या पैदा हो सकती है। एक बाहरी 7 महीनों में इस जगह पर हावी हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ में छोड़कर। इसके कारण लोग उस पर जासूस होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कैद होने पर भी वह प्रैक्टिस कर रहा है। जिसे सू नहीं समझता वह यह है कि वह भी कैद क्यों है। उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अब वह दूसरे आदमी के साथ वहां है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या डायरेक्टर चिंतित नहीं है। बहुत से लोगों को शक है कि वह एक जासूस है। आमतौर पर इस तरह की कहानियों में वह उसके मार्शल आर्ट्स को नष्ट कर देंगे, एक हाथ काट देंगे या किसी तरह उसे लड़ने से रोक देंगे। डायरेक्टर हालांकि जवाब देता है कि वो इसके बारे में पहले से जानता है, लेकिन किसी वजह से उसे लगता है कि प्रैक्टिस करते रहना ही अगली बाधा को पार करने का एक ही तरीका है, और अंदर से वो पहले से जानता था कि इसे पार करने पर वो अगले चरण में आगे बढ़ेगा। सू जानता था कि ये कितना अविश्वसनीय था। एक प्रथम श्रेणी का योद्धा होना पहले से ही प्रभावशाली था, लेकिन इससे आगे बढ़ना कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ सेक्ट्स के मास्टर्स ही हासिल कर सकते हैं। ये पहले से ही एक ऐसा स्तर था जहां इस दुनिया में इस शक्ति के साथ अधिकतम 1000 आदमी होते हैं। इतना ही नहीं कि इसके बाद सिर्फ चोटी ही बची है जहां आप मूल रूप से अछूत हैं। तुम सू को विश्वास था कि यह आदमी दुनिया के शीर्ष पर होगा। 30 साल पहले नहीं जो उसने सोचा था, बल्कि लगभग 40 साल तेजी से। 7 दिन बाद वहां मैनेजर किम है, जिसके आसपास छोटे फूल उड़ रहे हैं, एनर्जी को अवशोषित करते हुए। जैसा कि सू पहले से जानता है कि ये वो चाबी है जो सिर्फ उन मार्शल आर्टिस्ट में दिखाई देती है जो चोटी के नजदीक है। इस पर किम खड़ा होता है, घोषणा करता है कि उसने बाधा पार कर ली और अब वो इस सेक्ट लीडर से नहीं डरता। हमारा लड़का उसकी प्रशंसा करता है, कहते हुए कि उसका टैलेंट उसकी उम्मीद से ज्यादा है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो भी खुद से प्रभावित है। उसने नहीं सोचा था कि उसके पास इस तरह का टैलेंट है, शायद इसलिए क्योंकि जब वो बच्चा था उसने अनगिनत मार्शल कहानियां पढ़ी थीं। ठीक उसी पल कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं, घोषणा करते हुए कि समय आ गया है। उन्हें लीडर से उसके एनर्जी कोर को नष्ट करने के आदेश मिले थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उन्हें विश्वास था कि वो डेमोनिक सेक्ट का एक सदस्य है। किम उन्हें एक नजर देखता है और हमारा लड़का सबको शांत करने की कोशिश करता है, कहते हुए कि उसने पहले ही कन्फेस कर लिया है कि वहां कोई जासूस नहीं है।
आदमी बस उससे चुप रहने को कहता है और उसके चेहरे पर एक घूंसा मारता है, चेतावनी देते हुए कि उसने पहले ही उन्हें कोडेड भाषा में बातें करते सुना है और उसे विश्वास है कि वो उसके लोग नहीं हैं। हालांकि इस पर किम ने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली है और स्लैश उसका हाथ कट गया है। कट इतना सटीक था कि उसने हाथ नहीं काटा, लेकिन उसने आदमी को निशस्त्र कर दिया और गंजा आदमी चेतावनी देता है कि उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये उसका पहला सेक्ट था। रॉक गोगू अपनी तलवार से स्लैश करने आता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सभी के हाथ पर वही छोटा सा थप्पड़ लगा था और उन्होंने अपनी तलवारें गिरा दी थी। सभी पहले से ही गलियों में निराशा से दौड़ रहे हैं, कहते हुए कि अजीब तरह से वो मार्शल आर्ट्स के शीर्ष पर लग रहा था। इस पर किम हमारे लड़के को बुलाता है और चेतावनी देता है कि वो ट्रेन करने के लिए दूसरे सेक्ट्स में जा रहा है और जानना चाहता है कि वो क्या करने जा रहा है। हमारा लड़का बेवकूफ ना होते हुए कहता है कि वो उसका पीछा करेगा। वो उदाहरण के लिए अनऑर्थोडॉक्स ड्रैगन सेक्ट में जा सकते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो उससे वहां मिलेगा और अगले सीन में वो पहले से ही पहाड़ के शीर्ष पर है और किम की तलवार पहले से ही खून से सनी है। वो पूछता है कि सू को इतनी देर क्यों लगी और वो हंसता है कहते हुए कि हाँ, डायरेक्टर उससे थोड़ा तेज है। और तलवार की स्थिति को देखते हुए वो पहले से जानता है कि ये आदमी बिल्कुल भी हिंसा भरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन इस दुनिया ने उसे पहले ही बदल दिया है। ये एक सपना होता, अगर वो एक दिन अर्थ पर शांतिपूर्ण जीवन में वापस आ सकता, अगर वो एक वापसी चुन सकता तो वो वहां होता। वो इस दुनिया की हिंसा से थक गया है। हालांकि इसमें से कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि अब वो यहाँ है और वो जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगा। पहले सेक्ट से धोखा देने के बाद उन्होंने ड्रैगन के घर पर आक्रमण किया और सब कुछ कब्जा कर लिया। 2 साल बाद वो वैंगा क्षेत्र में प्रवेश किया और अनगिनत सेक्ट्स को हराना जारी रखा और तीसरे साल में सभी सेक्ट्स के सभी प्रतीक उसके द्वारा काट दिए गए थे। जल्द ही उस क्षेत्र में उसे आसमान के नीचे सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट का नाम दिया गया और उसने अपनी इस शोहरत का इस्तेमाल सेक्ट्स को एकीकृत करने और एक गठबंधन बनाने के लिए किया। 7 साल बाद हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, है ना? वो और डायरेक्टर उसके सबसे करीबी भाई थे। उनके बीच के उम्र के अंतर को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने हमारे लड़के के लिए एक विशेष मार्शल आर्ट पर काम करने में भी सफल रहे। मिस्टर केम उसे वो खिताब सौंपते हैं और कहते हैं कि टेक्निक का नाम माउंटेन कटर है। उसने इसे हमारे लड़के के टैलेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया था और उसे विश्वास था कि वो शीर्ष तक पहुंच सकता है। सू प्रभावित लगता है कि टेक्निक सच में उसके द्वारा देखी गई किसी भी अन्य से ऊपर थी। एक ही समस्या जाहिर है, उम्मीद के मुताबिक वो थी जिसमें उसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था। वो आसमान के नीचे सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट से सीख रहा था, जिसने खास तौर पर उसके लिए एक मार्शल आर्ट बनाया था, और फिर भी वो पूरे 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद मुश्किल से ही 30 दर्जे का योद्धा बन पाया। इस पर वो कहता है कि शायद कोई तरीका नहीं है। उसके पास मेडिसिन के लिए एक टैलेंट है और अनुमान है कि यही जीवन जीने का तरीका है। हर व्यक्ति के पास अलग अलग क्षेत्रों में टैलेंट होता है और इसके साथ पहले दिन 1 दशक बीतने के बाद उसने उस स्टार की झलक देखी जिसके बारे में उसने सिर्फ लेजेंड्स में सुना था। दुनिया की 5 ऊर्जाएं एक ही व्यक्ति में परिवर्तित हो रही हैं। बूढ़ा आदमी एक दौरा पड़ता है और कॉन्टॉर्ट करने लगता है। उसके बाल लंबे हो गए और काले हो गए। शू बूढ़े आदमी को बुलाता है और अचानक वो आदमी लंबे बालों और मस्कुलर के साथ सुंदर है। ये तथाकथित स्केलेटल रिकंस्ट्रक्शन था जो एक नया शरीर बनाता है। अगले चैप्टर में हमारा लड़का कहता है कि वो आदमी उससे छोटा लग रहा है और किम जवाब देता है कि वो सच में जीवन से भरा महसूस करता है, जैसे कि वो कुछ भी कर सकता है। हमारा लड़का उसे बधाई लेता है, कहते हुए कि दुनिया इस स्केलेटल रिकंस्ट्रक्शन से डरने वाली है। इस पर किम खड़ा होता है और कहता है कि उसे जल्द ही मार्शल अलायंस की उत्तराधिकारी किसी और को सौंपनी होगी। हमारा लड़का जानना चाहता है कि वो किसके बारे में सोच रहा है और वो आदमी कहता है कि कुछ टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन किसी ने भी सच में मार्शल आर्ट्स के सार को नहीं समझा। सू कमेंट करता है कि वही एक अनोखा व्यक्ति है जो ये जानता है कि वो सच में क्या है। अगर वो अपने जैसे एक और जीनियस ढूंढने की उम्मीद कर रहा है तो ये मुश्किल होगा। किम हालांकि खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है कि अपनी उम्मीदों को कम करने की कोशिश करने पर भी कोई भी लायक नहीं था और हम ने एक और 15 साल आगे बढ़ गए हैं। हमारे लड़के ने पैथ ऑफ असेंशन पर अपनी जिंदगी शुरू किए हुए 35 साल हो गए हैं और अब वो पहले से ही 65 साल का है। वो ये जानने के लिए उत्सुक है कि किम क्या कर रहा है। स्केलेटल रिकंस्ट्रक्शन के 1 साल बाद उसने लीडर का पद किसी और को सौंप दिया और चला गया। वो उस आदमी के साथ रिटायर होना चाहता था, लेकिन उसे इस जगह पर रहना पड़ा ताकि वो गठबंधन के स्ट्रेटेजिक हिस्से का ध्यान रख सके। किम ने कहा कि वो इस दुनिया में बहुत ज्यादा घूमना चाहेगा, शायद इसीलिए वो हमारे लड़के के रिटायरमेंट समारोह में नहीं आ सका। वो बगीचे में घूम रहा है, कहते हुए कि ये जगह बहुत शांत है। उसने ये सुंदर हवेली अपने रिटायरमेंट से मिले पैसों से खरीदी थी। एक ही कमी ये थी कि ये बहुत बड़ी थी और वो बिल्कुल अकेला था। इस पर झाड़ियों के बीच में कोई है और जब वो देखता है तो वो किम था। वो अभी भी लंबे बालों के साथ उसकी आदत नहीं डाल पाया है। हमारा लड़का जानना चाहता है कि वो कहाँ था और अभी क्यों दिखाई दे रहा है। हालांकि वो बस घास पर वापस गिर जाता है और शू को बुलाता है।
और वो उससे कहता है कि उसे सच में विश्वास था कि उसे मार्शल आर्ट्स में आशीर्वाद मिला था। हमारा लड़का कहता है कि जाहिर है वो था, अगर वो जीनियस नहीं है तो कौन होगा। उसका दोस्त जवाब देता है कि हाँ, आम मॉर्टन्स की इस दुनिया में वो सच में साधारण नहीं था। प्रोटैगनिस्ट हंसता है, जाहिर है वो साधारण नहीं था। हालांकि तब किम कहता है कि उसने एक सच्चे अभ्यासी के खिलाफ लड़ाई की, उनमें से एक जो 35 साल पहले से थे, जैसे कि वो आदमी जो उड़ा और उनके दोस्तों को ले गया। शू जानता है कि ये लोग आसानी से खुद को प्रकट नहीं करते, वो छायाओं की तरह हैं जो पूरी दुनिया को अंधेरे से नियंत्रित करते हैं। और जैसे जैसे उन्होंने बनाए मार्शल अलायंस ने और ज्यादा शक्ति हासिल की, ये लोग उन्हें प्रभावित करना चाहने लगे। कोई भी इन लोगों को रोक नहीं सकता था, क्योंकि उनका विरोध करना देश का विरोध करने जैसा था, और इसीलिए उनके द्वारा दिया गया कोई भी नियम पालन किया जाता था। यही वजह है कि किम ने इस जगह को छोड़ दिया। वो इन लोगों के खिलाफ एक व्यक्ति के रूप में लड़ना चाहता था, न कि एक मास्टर के रूप में, खासकर इसलिए कि यह गठबंधन को प्रभावित कर सकता था। किम तब कहता है कि उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल था, लेकिन उसने एक को ढूंढ लिया। ज्यादातर ने उसे नजरअंदाज कर दिया, कहते हुए कि वो इमॉर्टल होने के कारण एक लड़ाई के लायक नहीं है। वो सब गायब हो गए, भ्रम का इस्तेमाल किया, और उनमें से कोई भी लड़ाई नहीं जीता। हालांकि 5 साल पहले आखिरकार उसे एक डुएल मिला। शू पूछता है कि क्या वो जीता, और वो कहता है कि वो जीता। प्रोटैगनिस्ट लीडर न होने को और ये करने के लिए प्रशंसा करता है, वरना उन्हें कीमत चुकानी पड़ती। किम तब कहता है कि उसने इस आदमी के खिलाफ लड़ाई में अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, और वो बस उसकी उंगली के सिरे पर एक छोटा सा कट करने में सफल रहा। सच तो यह है, आदमी ने एक शर्त लगाई थी कि अगर वो थोड़ा सा भी कट कर दे तो वो आमतौर पर जीत जाएगा, तो इस तरह से उसे विजेता माना गया। शू तब कहता है कि ये आदमी टॉप 10 सबसे शक्तिशाली में से एक होना चाहिए। हालांकि दुर्भाग्य से ऐसा नहीं था। वो असल में मॉर्टल मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में सबसे कमजोरों में से एक के स्तर पर था। यह आदमी मूल रूप से किसी ऐसे जैसा था जो अभी अभी दूसरे स्तर में बेहद बुनियादी रूप से प्रवेश किया हो। शू कहता है कि यह असंभव है। वो अपनी पिछली जिंदगी में पहले से जानता था कि ये लोग हास्यप्रद रूप से शक्तिशाली प्राणी थे। हालांकि उसे विश्वास है कि किम एक ऐसा व्यक्ति है जो मानवता के शीर्ष पर पहुंच गया है। वो तैरते हुए लगते समय अनगिनत कट कर सकता था और अछूता था। उसके सामने यह आदमी जीनियस था, तो उसने एक अनजान कल्टीवेटर की उंगली के सिरे को काटने में ही कैसे सफल हुआ। और इस पर किम उससे कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक कुएं के मेढक की तरह जी है। उनके पास इन लोगों के खिलाफ कोई मौका नहीं है, जो मूल रूप से चलती फिरती नेचुरल डिजास्टर्स हैं। हालांकि उसके पास कहने के लिए कुछ है, फिर भी आज उसने इनका एक हाथ काट दिया। हमारे उत्साहित लड़के ने पूछा कि क्या वो जीतने में सफल रहा, और वो कहता है नहीं। आदमी ने अपने हाथ पर एक तावीज लगाया, पुनर्जीवित किया, और बस। समस्या यह है कि अब उसे एहसास हुआ कि वो मार्शल आर्ट्स की सीमा तक पहुंच गया है, और आज वो यहाँ हमारे लड़के से विदाई लेने के लिए है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आदमी ने उसकी ट्रेनिंग में उसकी इच्छा शक्ति देखी तो उसने कहा कि वो उसे सेक्ट में एक्सेप्ट करेगा। वो अब मार्शल आर्टिस्ट नहीं होगा, बल्कि उसके बजाय इमॉर्टैलिटी का रास्ता शुरू करेगा। सू का कहना है कि ये असंभव है। एक कल्टीवेटर बनने का मतलब है अपनी नश्वरता को त्याग देना। हालांकि ऐसा तभी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति के पास एक स्पिरिचुअल रूट हो, और किम तब बताता है कि उसका शारीरिक परिवर्तन मूल रूप से उसे उस प्रतिभा के स्तर तक पहुंचाना है जिसके साथ एक कल्टीवेटर जन्म लेता है। उसके जैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को उस न्यूनतम स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी जिंदगी ट्रेन करने की जरूरत थी, जो इन लोगों के पास जन्म से है। वो शून्य में एक कट लगाता है और कहता है कि वो जा रहा है। वो पागल आदमी ये कहते हुए कि वो हमारे लड़के के लिए एक आखिरी तोहफा छोड़ने जा रहा है, एक दूसरे ग्रह में प्रवेश कर रहा है। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता, उसके पास एक स्क्रॉल बची रह जाती है और वो आदमी गायब हो जाता है। वो पांडुलिपि मार्शल आर्ट्स के माध्यम से सीमाओं को पार करने और कल्टीवेशन हासिल करने का एक रिकॉर्ड थी। सू हालांकि ये जानना चाहता था कि उसका दोस्त उसके बिना कहाँ जा रहा है, और इसके साथ समय बीत गया। एक बार फिर वो वहीं है, खांस रहा है और कह रहा है कि ये दुनिया कितनी क्रूर है। उसे इस दुनिया में आए हुए 50 साल हो चुके हैं। हालांकि वो फिर से एक अनजान ठंड से मर रहा है, बिल्कुल अपनी पिछली जिंदगी की तरह। किस्मत कुछ ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि एक इंसान चाहे वो कितनी भी कोशिश करे बच नहीं सकता। अंत में सिर्फ घर और कपड़े ही बदले, लेकिन वो बिल्कुल उसी दिन मरा। इस बार उसे विश्वास था कि उसने जिंदगी को पूरी तरह से जिया। वो अपनी पिछली जिंदगी की तरह कोई पछतावा नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद को जितना हो सके व्यस्त रखा, जितना हो सके पढ़ा, जितना हो सके अभ्यास किया, और कभी शादी या सामान्य चीजों से खुद को परेशान नहीं किया।
इसी वजह से वो क्षेत्र के सभी मार्शल आर्ट संप्रदायों को एकजुट करने में सफल रहा। उसने शोहरत, दौलत और वो सब कुछ हासिल किया जो नश्वर दुनिया पेश कर सकती थी। तो अब इस समय उसे खालीपन का एहसास क्यों हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर उसने और किम ने और भी कोशिश की होती तो वे आसमान तक पहुंच जाते? दुर्भाग्य से उसका शरीर उस जवाब को नहीं ढूंढ पाएगा। वो बस एक गहरी शक्तिहीनता महसूस कर सकता था। सच में ये निराशाओं से भरी एक और जिंदगी थी। ये दूसरे रिग्रेशन के अंत और एलिका के आगमन का प्रतीक था। और उसे याद है कि आखिरी अध्याय उस पल समाप्त हुआ जब वो दूसरे रिग्रेशन में मरा। हालांकि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो उसी जंगल में जागा, पाथ ऑफ एसेंशन, और उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था। दूसरे शब्दों में, उसका रिग्रेशन सिर्फ एक जिंदगी की बात नहीं थी। उस पल भूरे बालों वाला वो हरामखोर प्रकट होता है और उसे फिर से थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, उसे गाली देता है। हालांकि इस बार सू आसानी से बच जाता है। वो आदमी चाहे जो भी हो मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सू बस सोच रहा है कि मैं रिग्रेस क्यों हुआ? मेरे पास एक नया शरीर है, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। साफ है, एक नया मौका एक अच्छी चीज होनी चाहिए। लेकिन उन चीजों का क्या हुआ जो मैंने पिछले 50 सालों में बनाई थी? मेयोंग हान उसे कोसता रहता है, ये कहते हुए कि वो एक हरामखोर है जिसने लगभग सबको मार दिया और अभी भी इस तरह से बचने की हिम्मत रखता है। हालांकि सू बस घूरता रहता है, ये सोचते हुए कि क्या ये सच में एक अच्छी चीज थी, और जल्द ही वो कहता है नहीं। असल में उसे मिली ये शक्ति एक श्राप से ज्यादा थी, एक ऐसी शक्ति जो उसे जीवन के अर्थ से वंचित कर देती थी। जाहिर है कुछ रिग्रेशन शानदार होते और वो उस मौके के लिए आभारी होता, लेकिन क्या होगा अगर वो इसमें हमेशा के लिए फंस जाए? वो किस्मत के पहिए में फंस जाएगा, समय के अंत तक दुख सहने के लिए मजबूर। इतना ही नहीं, वो अब अपनी पिछली जिंदगी के मिले लोगों में से किसी को नहीं जानता। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उसके सामने बिल्कुल अलग प्राणी है जो चाहे कितने भी समान दिखते हों, वे पहले जैसे नहीं है। यहाँ तक कि योंग हून, जिसे वो अपना भाई मानता था, वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो योंग हून उसका दोस्त था वो अनगनत अनुभवों से गुजरा था जिसने उसे शक्ल दी थी। इसके साथ वो जिन से कहता है कि शांत हो जाओ और पूछता है कि इस तरह से गुस्सा होने से क्या मदद मिलेगी। वो आदमी कह रहा है कि वो एक बेशरम का बेटा है। हालांकि सू बस बताता है कि मेयोंग हान ही था जिसे ड्राइव करना चाहिए था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को ड्राइव करने के लिए मजबूर किया गया। भले ही उसकी रात खराब गुजरी थी क्योंकि उस हरामखोर मेयोंग हान ने उस पर बहुत सारा काम भी डाल दिया था। इसके अलावा एक तंग गली पर एवलेंट से कौन बच सकता है? उसके लिए अच्छा होगा कि वो उंगली उछाना बंद करे और सोचे कि वो क्या कर सकते हैं। वो बेवकूफ वहां थका हुआ और हाँफ रहा है, कुछ भी बहस करने में असमर्थ। और उसी बीच हमारा एमसी डायरेक्टर को बुलाता है और कहता है कि वो सूरज ढलने से पहले उनके रहने के लिए एक जगह ढूंढेगा। सबको कार या जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। जब अंधेरा होने लगेगा वो आग जलाएगा और सबको उस दिशा में बढ़ना चाहिए। रात हो जाती है और एमसी सोचता है कि क्या इन लोगों से किसी तरह से जुड़ना लायक है। हमेशा की तरह वो अंत में मैं अकेला हूंगा। गुफा में आग जल चुकी है और सभी जमीन पर सो रहे हैं। सू अब इस तथाकथित अनंत रिग्रेशन से डरता है। किसी भी हालत में एक ही चीज जो उसके जीवन को अर्थ दे सकती है वो ये है कि इस क्षमता को हटा दिया जाए। शायद पृथ्वी पर वापस आने पर यह गायब हो जाएगा, समझते हुए कि वो हमेशा पाथ ऑफ असेंशन से पहले इस पल में वापस कैसे आता है। लेकिन वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचेगा? उसे वो बूढ़ा आदमी याद है जो कहता है कि जब पाथ ऑफ असेंशन खुलता है तो आसपास का स्पेस डीस्टेबलाइज हो जाता है और वे साधारण इंसान होने के नाते इस तथाकथित स्पेशल वेरिएशन में फंस गए होंगे। उस पल एमसी कल्पना करता है कि इस असेंशन गेट के खुलने का इस बात से कुछ लेना देना होना चाहिए कि उन्हें इस दुनिया में फेंका गया था। शायद वापस जाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का कोई तरीका है। समस्या यह है कि पहले उसे मजबूत होना पड़ा, क्योंकि एक साधारण इंसान के रूप में वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता था और कुछ होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। उसे योंग हुन जितना शक्तिशाली बनना पड़ा जैसे वो अपनी पिछली जिंदगी में बन गया था। एक लंबी उम्र और ज़्यादा चीज़ों को अनुभव करने में सक्षम होकर शायद वो इस तथाकथित पथ तक पहुंचने के बारे में रिसर्च कर सकता है। लक्ष्य अब स्पष्ट हो गया है, उसे इस पाथ ऑफ असेंशन तक पहुंचने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। अगली सुबह वो खुद को मजबूत करने के लिए पहले से वही जड़ खा रहा है। हालांकि अब जब वो पौधों से ऊर्जा का इस्तेमाल करना जानता है, वो अपने कोर में कुछ ऐसा एकाग्र कर सकता है जो उसकी पिछली जिंदगी में असंभव था। वो ड्रैगन वेन तकनीक का अभ्यास करना शुरू करता है जो योंग हुन ने उसके लिए बनाई थी, और इसके साथ वो अपने शरीर में ऊर्जा ब्लॉकेजेस को तोड़ना शुरू करता है। एक ही कमी यह है कि उसका शरीर अभी भी अपनी पिछली जिंदगी और पृथ्वी के भूजन से, तनाव और जंग से भरा है। थोड़ी देर बाद वो एक लकड़ी को रेत रहा है और एक भाला बनाता हुआ लग रहा है। वो वॉर का अभ्यास करना शुरू करता है और महसूस करता है कि वो पहले से भी बुरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी जिंदगी के अंत में उसने अभ्यास करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो बूढ़ा था और अब उसकी स्किल्स खराब है। हालांकि एक पेड़ पर नजर, लकड़ी के साथ एक चाबुक जैसा वार, और वो एक कट मारता है।
भले ही उसके स्किल्स औसत थे, लेकिन उन्हें बढ़ाना सिर्फ समय की बात होगी क्योंकि उसे बहुत कुछ याद है। हालांकि मैनेजर किम ये तुरंत देखता है और जानना चाहता है कि उसने ऐसा कुछ कैसे किया। उसने एक टहनी से कट कैसे बनाया और पेड़ को काट दिया। सू एक उत्सुक नजर डालता है, जबकि सोचता है कि वो आदमी जो उसे शक्तिशाली बनाने में मदद करेगा वो आखिरकार आ गया है। वो तब पूछता है कि क्या डायरेक्टर किम सीखना चाहते हैं। वो गंजा आदमी कुछ भी संदिग्ध नहीं पाता और बस हाँ कहता है। लेकिन दोस्त, तुम अभी पृथ्वी से आए हो, तुम्हें अजीब लगना चाहिए कि ये बच्चा एक पेड़ को फाड़ रहा है। हालांकि दृश्य वही पुरानी बात पर शिफ्ट हो जाता है। लोमड़ी नजदीक आती है, कहते हुए कि इंसान घिनौने हैं और उसकी जंगल में होने की हिम्मत रखते हैं। सू इतना लंबा जी चुका है कि वो भूल गया था कि हरामखोर चीज प्रकट होगी। अपनी पहली और दूसरी जिंदगी में वो बस काटने, खून बहने और लोमड़ी का उसका हाथ ले जाने का टेप कर सकता था। वो कम खून बहने और कम दर्द महसूस करने के लिए कुछ पॉइंट्स ब्लॉक करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। लोग पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन सू शांति से लोमड़ी की ओर चलता है, ये जानते हुए कि इस तीसरी रिग्रेशन में वो भी कमजोर था। सच ये है कि अपनी दूसरी जिंदगी में उसने शपथ ली थी कि वो 5 ऊर्जाओं के सम्मेलन के स्तर तक पहुंचेगा। हालांकि सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट के साथ सैकड़ों साल ट्रेनिंग करने के बाद भी वो मुश्किल से ही पहले स्टार तक पहुंच पाया था। सच ये है कि उसका मार्शल टैलेंट बोंग के आसपास के लोगों की तुलना में अप्रासंगिक है। वो अपना ही हाथ फाड़ देता है, सबकी मदद करता है और कहता है कि चाहे वो जैसा भी हो, चाहे वो कितना भी कमजोर हो और चाहे इसमें 1000 साल लगें या 10,000 साल, वो हार नहीं मानेगा। लोमड़ी अपने होठ छाटती है और कहती है कि वो दिलचस्प है, एक इंसान जो अपनी जगह जानता है और खुद को बलिदान करना जानता है। क्योंकि ये ऐसा था इसलिए वो आजमाएगी जो वो पेश कर रहा है। सू घूरता है, ये सोचते हुए कि वो इस हाथ को देता रहेगा जब तक कि आखिरकार वो दिन ना आ जाए जब वो उससे ज्यादा मजबूत होगा। हमेशा की तरह हाथ खाने के बाद लोमड़ी उन्हें वहीं छोड़ गई। बाकी टीम की परवाह किए बिना वो जंगल में अभ्यास करता रहा। एक ही पल जब उसने ट्रेनिंग बंद की तब जीरो ग्रेविटी आई और उसके दोस्तों को ले गई। जैसे ही वो गए, वो बिना खाए आराम किए अभ्यास करने वापस चला गया। वो आखिरकार चौथे दिन ही रुका, जहां वो खुद को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है और कहता है कि वो सी ड्रैगन से कुछ पूछना चाहता था। सींग वाला पूछता है कि उत्सुक क्यों है। सू तब कहता है कि जिस लड़की को वो ले जा रहा था उसकी स्पिरिचुअल रूट फंसी हुई थी, मतलब वो अभ्यास नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं कि एक साधारण नश्वर होने के नाते वो अधिकतम 100 साल जिएगी, तो वो उसे क्यों ले जा रहा था। सिंह वाला जवाब देता है कि वो एक नश्वर के लिए बहुत ज्यादा जानकार है, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब वो उसका खून स्वीकार करेगी तो वो एक स्पिरिचुअल रूट जगाएगी और टैलेंट्स प्राप्त करेगी। उस पल सो उत्साहित हो जाता है और पूछता है कि क्या उसे भी वैसा ही एक मौका मिल सकता है। वे सभी एक ही जमीन से थे और शायद उनके पास कोई खास शक्ति हो जिसमें वो रुचि रखता हो। वो हालांकि बस मुस्कुराता है और उससे सुनने को कहता है। उस पल सू को अपने सीने में कुछ दर्द महसूस होता है और वो आदमी कहता है कि उसके लिए ये जानना अच्छा है कि जिंदा रहने के लिए उसे अपनी हद में रहना चाहिए। उसे कभी भी उसके जैसे किसी से कुछ मांगना या पूछना नहीं चाहिए। वो अनगिनत 1000 साल जी चुका है और ऐसी चीजें समझता है जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं है। हालांकि वो किस्मत वाला था कि वो दयालु लोगों में से एक है। उसके सर का कोई भी दूसरा सिर्फ आंख मिलाने पर ही मारने के लिए तैयार होता। इसके साथ वो आदमी गरज में गायब हो जाता है और ड्रैगन पर सर्फिंग करते हुए चला जाता है। इस बीच बेचारा किम वहां है, कुछ नहीं समझ रहा कि क्या हुआ। अगले दिन दूसरा दोस्त ले जाया जाएगा। एमसी ने एक ऐसा ही सवाल पूछा। किम युम के पास एक स्पिरिचुअल रूट नहीं था, तो वो बूढ़े आदमी की चेली कैसे बन सकती थी। बूढ़ा आदमी एक पेल दिखाता है और कहता है कि इस वस्तु ने किसी को भी अपने स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट्स तक पहुंचने की अनुमति थी। यहाँ तक कि एक साधारण नश्वर भी शक्तिशाली बनने का मौका पा सकता है अगर वो इस वस्तु का सेवन करे। ये सब सू के लिए बड़ी जानकारी थी, क्योंकि अब वो जानता था कि ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए साधारण अभ्यास से परे एक रास्ता है। और इसमें बूढ़ा आदमी कहता है कि एक नैतिक व्यक्ति के लिए मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करना और 5 तत्वों की जड़ प्राप्त करना संभव है। हालांकि एक लंबा रास्ता था और परिणाम काफी साधारण था। सच ये है कि जो आप गोली के साथ प्राप्त करते हैं वो बहुत बेहतर और बहुत तेज था। ये उसके लिए पोर्टल खोलता है और कहता है कि बस उसके पास उनमें से किसी के साथ भी कुछ हल करने के लिए नहीं है और उन्हें गायब होना था। काम का दोस्त उन दोनों के लिए चिल्लाता है, लेकिन एमसी एक पेड़ के ऊपर अपनी आंखें खोलता है। दूर से वो यानगोश क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से को देख सकता है। बिल्कुल अपनी पिछली जिंदगी की तरह ऐसा लगता है कि वो और किम इस क्षेत्र में घूमते हुए कुछ समय बिताएंगे। हालांकि हमारा एमसी इस पूरी दुनिया के अनगिनत लोगों को चुनौती दे चुका है, इसलिए वो रास्ते का अधिकतर हिस्सा अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानता है। इसके साथ उसने डायरेक्टर को जगाया और उसे नजदीकी शहर ले गया। उसने पूरी स्थिति समझाई और जाहिर है वो आदमी उलझन में था, लेकिन धीरे धीरे वो सच्चाई को स्वीकार करने लगा। जल्द ही वे रॉबियो शहर में पहुंचे, जहां वे उन्होंने असेंशन जड़ी बूटियों को बेचा, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा घर खरीदा। एमसी ने किम को उस दुनिया की भाषा सिखाई और उसने अपनी दूसरी रिग्रेशन में बनाई माउंटेन डिस्ट्रक्शन टेक्निक सिखाई, जो एक पुरानी टेक्निक को मॉडिफाई करके बनाई गई थी। ये सब किम की अपनी क्षमताओं के अनुकूल बनाने के लिए। हालांकि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद सू पहले से ही सोच रहा था कि कितना डीमोटिवेटिंग था। किम ने मार्शल आर्ट सीखने के 3 महीनों में 3 फूलों का स्टार प्राप्त कर लिया, जबकि वो, जिसने 2 पूरी जिंदगी अभ्यास किया था, मुश्किल से ही पहले स्टार तक पहुंच पाया। किम उत्साहित होकर खड़ा होता है और कहता है कि उसे लगता है कि अब वो सू को हरा सकता है।
एमसी मुस्कुराता है, ये सोचने में कि सच में वही यानो नहीं है जिसे वो पिछली जिंदगी में भाई मानता था। ये आदमी मानसिक रूप से उससे सैकड़ों बार छोटा था। सच ये है कि इस पल सू लगभग डायरेक्टर किम के लिए एक परदादा जैसा है। इस जिंदगी में वो इस आदमी के साथ नहीं रह पाएगा। वो उसे किताब सौंपता है और कहता है कि इस पल से वे दोनों अलग अलग जीवन जिएंगे। किम इससे थोड़ा उलझन भरा पाता है और जानना चाहता है कि सू क्या कह रहे हैं। क्या उसने कुछ गलत किया? उन्हें अलग होने का क्या कारण है? एमसी का कारण यह है कि पहली रिग्रेशन में यानो मार्शल अलायंस का रीडर बना और अंत में उन लोगों से हार गया, और दूसरी रिग्रेशन में सच ये है कि चीजें इतने अलग नहीं थी। उसने और एडवांस टेक्निक्स बनाई और भी ज्यादा अभ्यास किया और मूल रूप से मार्शल आर्ट्स की सीमा तक पहुंच गया। हालांकि वो मार्शल आर्ट से उन लोगों को हराने में असमर्थ था और अंत में कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें छोड़ दिया। वो जानता है कि अगर वो अपनी पूरी जिंदगी उसके करीब रहेगा तो यानो के साथ भी वही होगा, और उसकी निराशा का चेहरा फिर से देखने से बचने के लिए वो तब कहता है कि जिंदगी में वो अपने खुद के स्किल्स को सुधारने के लिए इन जमीनों पर चलेगा। किम हालांकि जानना चाहता है कि वो यानो के बिना कैसे जिएगा। एमसी कहता है कि उसके पास जो मार्शल स्किल्स हैं वो उसके लिए खुद को मजबूत करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। वो पहले से ही कम्युनिकेट करना, लिखना और लड़ना जानता है। वो एक मार्शल पीक पर एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। किम कहता है कि वो समझता है, लेकिन वो अपनी जन्मभूमि से जानने वाले एकमात्र व्यक्ति से अलग नहीं होना चाहता। सू कहता है कि वो समझता है और फिर एक वादा करता है। हर 2 साल इसी बिल्कुल वही दिन वे इस घर में मिलेंगे, और इसके साथ डायरेक्टर को समझाने के बाद वो चला गया। नीला आसमान और एक भाला पकड़े हुए एक आदमी उससे कहता है कि वहीं रुक जाओ और पूछता है कि उसे हॉल ऑफ 8 ऑनर वंस में क्या लाया है। सू कहता है कि वो एक डुएल के लिए पूछने आया है, लेकिन आदमी जोर से हंसता है, ये कहते हुए कि कोई भी यहाँ बस इस तरह से आकर द्वंद्व के लिए नहीं बुला सकता। हालांकि उस पल सू उस पर तलवार से हमला करता है और उसी सेकंड आदमी का भाला टूट जाता है। फिर वो आदमी से पूछता है कि क्या वो किसी भी तरह का लगता है। सू शपथ लेता है कि इस जिंदगी में वो मजबूत बनने के लिए सब कुछ करेगा। एमसी उस ऑरा को फार्म करना शुरू कर रहा है। पहली जिंदगी में वो भूखा रहा, दूसरी में फिर से भूखा रहा, लेकिन इसमें वो शायद फिर से भूखा रहेगा, लेकिन कम से कम वो रास्ते में कुछ लोगों को बेइज्जत करेगा। जैसे ही वे हॉल के नजदीक आते हैं, हॉकी युवा लड़की कहती है कि लीडर उसका इंतजार कर रहा है। छोटे से गलियारे से गुजरने के बाद हम बॉस के सामने पहुंचते हैं और सभी आसपास घूरते हैं। बूढ़ा आदमी हंसता है और कहता है कि वो सोच रहा था कि वो मेहमान कौन था जो एक प्रथम दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके जैसे एक युवा आदमी होगा। एमसी बस झुकता है, वो अपना परिचय देता है और हॉल के नेताओं को अपना सम्मान देता है। आदमी बस कहता है कि सच में ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक फॉर्मेडेबल शक्ति होगी, और कहता है कि उसके लिए भी वही है। वो बस इतना मांगता है कि वो इस अनुभवी लड़के को कुछ शिक्षाओं से आशीर्वाद दे। उस पल बूढ़ा आदमी एक तीखी नोक वाला ननचाकू निकालता है, जबकि सू साइड से एक चाल चलने की तैयारी करता है। फिर चीफ आगे बढ़ता है, ननचाकू को घुमाते हुए, ये कहते हुए कि क्योंकि वो रुकने वाला है वो पहले जाएगा। वस्तु ऑरा से घिरी हुई है और सीधे एमसी की आंख की ओर बढ़ती है, लेकिन वो बस अपनी तलवार निकालता है, एक ऊपरी कट बनाता है और हमले को रीडायरेक्ट करने में सफल हो जाता है। शाओलिन भिक्षु सभी इस बात से हैरान है कि वो चीफ के हमले को रिफ्लेक्ट करने में सफल रहा, जो अब अखाड़े में घूम रहा है, ये कहते हुए कि लड़का सच में तलवार के साथ एक होने के स्तर तक पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि वो अपने पहले ही स्टेज से आगे बढ़ने वाला था। एमसी कहता है कि लीडर भी तलवार के साथ एक हो गया लगता है, उसने इस एक ही चाल से बहुत कुछ सीखा। आदमी हंसता है और कहता है कि अजीब है कि वो इतना छोटा होने के बावजूद भी उसी स्तर पर है। सच में लड़का एक जीनियस था। हालांकि एमसी जीनियस शब्द पर हंसता है, असल में वो इसे एक तारीफ के रूप में भी नहीं देख सकता था। सभी लोग उसे देखते हैं सोचते हुए कि उसका मार्शल कौशल प्रभावशाली है, कुछ ऐसा जिसे दूसरों को हासिल करने में दशकों लग जाते। वो 30 से पहले ही इसे हासिल कर चुका था। वो तब चीफ को अपने अभी भी अपर्याप्त स्किल्स की प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद देता है। हालांकि सू सोचता है कि अंत में वो अभी भी इस दुनिया में आमतौर पर पाए जाने वाले अनगिनत टैलेंट रहित लोगों में से एक है। फिर भी बिना किसी मार्शल टैलेंट या चुने हुए होने के वो इस मार्शल उपलब्धि तक विकसित हो पाया, जिसे अब उसे एक जीनियस का लेबल दिया गया। सच में रिग्रेशन आखिर का एक मौका था, और क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक हो, इस बार वो जीनियस की तरह काम करेगा। इस पर वो चीफ को सूचित करता है कि इस पल से वो स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। आदमी उसे धन्यवाद देता है और कहता है ठीक है, तब मैं इसे गंभीरता से लूंगा। फिर सू माउंटेन डिस्ट्रक्शन तकनीक को उसके पहले रूप में जारी करता है और चीफ साइड में बच जाता है। वो फिर से दूसरे रूप में हमला करता है, पहाड़ में प्रवेश करते हैं, तीसरा रूप वाइन चढ़ाना। हालांकि चीफ ननचाकू के आसपास की ऊर्जा को एक्टिवेट करता है और फिर वो कई प्रहार करता है जिनके खिलाफ एमसी अपनी रक्षा करता है। इस बीच आदमी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये किस तरह का बच्चा है जो 30 का भी नहीं है और उसके पास ऐसी दानव जैसी मार्शल स्किल्स हैं। इस पर एमसी उसके साइड में जाता है और डेप्थ ऑफ द माउंटेन के 7वें रूप को एक्टिवेट करता है और एक कट चीफ के चेहरे पर लगता हुआ प्रतीत होता है। शाओलिन मॉन्क्स सभी हैरानी से कहते हुए बोले, ये असंभव है। इस उम्र में एक बच्चे द्वारा लीडर पर इतना दबाव कैसे डाला जा सकता है। इस पर सू पहले से ही 12 फॉर्म दे रहा था,
जिससे चीफ को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस बीच दर्शकों में लोग कहते हैं कि ये सिर्फ गति नहीं है, साफ है लड़के की तलवार के पीछे एक अनोखी शक्ति थी। एक हमला होता है ननचाकू को तोड़ते हुए और चीफ कांपता हुआ और डरा हुआ लगता है। उस पल सू सोचता है कि इसे खत्म करने का समय आ गया है। वह आसमान में कूदता है 7 लाइट्स टेक्निक को सक्रिय करते हुए और अचानक बहुत सारे चमकते हुए कट दिखाई देते हैं और ननचाकू टूट जाता है। चीफ पूरी तरह से हैरान लगता है। शाओलिन मॉन्क्स का मुंह खुला का खुला रह गया है और इसके साथ वो आदमी बस जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि वो हार गया। सू तुरंत झुकता है और मौके के लिए धन्यवाद देता है। वह मुड़ता है और चला जाता है। सभी लोग हैरान हैं। वह सेक्ट के बीच से गुजरा और सभी उसे फुसफुसाते हुए और कमेंट करते हुए देखते रहे। कम से कम इसके कारण उसे कोई चोट नहीं लगी। एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट पारंपरिक तरीकों और नैतिक संहिता का पालन करता है। जाहिर है सू हालांकि अनऑर्थोडॉक्स सेक्स में जाना चाहता है, मूल रूप से कानून से बाहर वालों आउटलॉज के बीच। इस जिंदगी में पहला लक्ष्य हर जगह चलना और एक पहाड़ पर मार्शल पीक तक पहुंचना था। प्रोटेगोनिस्ट बताता है कि उसने सुकिंग क्षेत्र के अनगिनत मध्यम आकार के शहरों में प्रवेश किया। इनमें से वह उमुल सेक्ट और हयांग सेक्ट में भी हार गया। वह जीत नहीं सका। हालांकि वह गाउजू और यांगो में जीता और अब वो होजन सेक्ट में है। पर्पल चोग में कैप्टन को एक कट दे रहा है जिसे पीछे फेंक दिया जाता है और वे कमरे के पीछे बेहोश होकर गिरता है। बूढ़ा आदमी हंसता है और कहता है कि वह तथाकथित प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए जो अनगिनत स्थानों को चुनौती दे रहा है। सच में वह कुशल लड़का है। सू धन्यवाद देता है कहते हुए कि वह लड़ाइयों के कारण बहुत कुछ सीख रहा है। लेकिन तब एल्डर्स का ग्रुप प्रकट होता है और चीफ कहता है कि अब उसे 10 बुजुर्गों का सामना करना होगा। उस पल सू को एहसास होता है कि एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट इस तरह से बदला लेता है। वह तब कहता है कि उसने सोचा था कि ड्यूएल उसकी जीत के साथ खत्म हो गया था। उसने कभी लगातार द्वंद्वों के बारे में नहीं सुना, खासकर एक जहां एक व्यक्ति 10 के खिलाफ जाता है। चीफ हंसता है और कहता है कि ये अजीब है कि उसने कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना। सू तब जवाब देता है कि अगर दूसरे सेक्ट्स को पता चल गया कि वे कैसे काम करते हैं तो होयांग का नाम बर्बाद हो जाएगा। हालांकि चीफ कहता है कि इस ड्यूएल में जो होता है वो ये है कि उसे एक छोटा सा कट लगा और वह कट इन्फेक्टेड हो गया और वह मर गया। दुर्भाग्य से सेक्ट ने उस लड़के की अच्छी देखभाल की जिसने जीने की पूरी कोशिश की, लेकिन चाहे सबने कितनी भी कोशिश की वह अंत में मर गया। दुर्भाग्य से एक मरे हुए आदमी के रूप में वह कुछ भी इनकार नहीं कर पाएगा। सू पहले से ही घिरा हुआ है और देखता है कि यह हरामी उसकी कल्पना से भी ज्यादा पागल है। चीफ एक बार फिर कहता है कि उसकी यहां मौत उनकी प्रतिष्ठा को अखंड रहने देगी, लेकिन यह तब है जब सू मुस्कुराता है, सोचता है कि यही वजह है कि वह यहां पर आया है। वह तब उन्हें हमला करने को कहता है। वह इस हास्यास्पद द्वंद्व को स्वीकार करेगा। सभी आगे बढ़ते हैं जबकि वह सोचता है कि सच्चा लड़ाई अनुभव प्राप्त करने का समय आ गया है। सीन रात में एक बार में शिफ्ट हो जाता है। सभी पी रहे हैं और उस मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसने होयांग को चुनौती देने की हिम्मत की। यह अफसोस की बात थी कि ऐसा टैलेंटेड लड़का इस तरह मर गया था। मोहक वाला आदमी कहता है कि वो भी पागल था ऐसे कानून से बाहर वालों को चुनौती देने के लिए। सफेद बालों वाला आदमी भी हंसता है कहते हुए कि वह बहुत भोला था, जैसे कि चीजें हमेशा वैसी ही होती हैं जैसी आप उम्मीद करते हैं। दूसरा खड़ा होकर कहता है कि लड़के ने बस उस सारे अहंकार के कारण अपनी मौत को तेज कर दिया। होयांग का नाम शायद एक सेक्ट का हो, लेकिन सब जानते हैं कि यह असल में डकैतों का एक समूह है। यह अफसोस की बात थी कि उस पल लड़के का शरीर पहले ही दफना दिया जाना चाहिए था। हालांकि कोई हॉल में कदम रखता है, एक वेटर उसका स्वागत करने के लिए मुड़ता है और यह सू है, पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ सू, पूरी तरह से कटा हुआ, एक बाल्टी इंस्टेंट नूडल्स के लिए पूछ रहा है। आदमी पूरी तरह से निश्शब्द होकर बस कहता है कि ठीक है और उसे अंदर आने को कहता है। जैसी सू रुकता है और तीनों बेवकूफ सब अब वहां गड़बड़ में है, कोई कुछ नहीं कहता। हालांकि सच तो यह है कि उन हरामियों ने उसे लगभग सच में मार दिया था। न सिर्फ यह 10 के खिलाफ था, बल्कि उनकी तलवार जहरीली भी थी। किस्मत की बात यह है कि जब वह अलायंस के उच्च स्तरों में काम करता था, उसने अनगिनत मेडिकल टेक्निक सीखी थी। अगर उसने उस पल हीलिंग पिल ना ली होती तो वह सच में उस कमरे में मर गया होता। और जैसे ही उसने 10 बुजुर्गों को मारा, बूढ़ा आदमी चिल्लाया कि सब उसे अभी मार दें, चाहे कीमत कुछ भी हो। इस पर सभी अलायंस मेंबर लड़ाई फॉर्मेशन में आगे बढ़े। अंत में जिंदा रहने के लिए सू को एक जानवर की तरह लड़ना पड़ा, लेकिन वो वहां है, जिंदा और शांत, बार में। ठीक उसके बाद जब उसने लीडर को सीने में चोट मारी, उसने कमरे में सबको नहीं मारा, लेकिन उसने उनके टेंडेंस काट दिए। दूसरे शब्दों में, कोई भी बदला लेने के लिए वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो सब अपनी बाकी की जिंदगी के लिए अपंग हो जाएंगे। इस पर वो देखता है कि उसका हाथ बहुत कांप रहा था। उसने इतने सारे स्टिमुलेंट्स लिए थे कि उस पल आराम करना असंभव था। शायद जितना उसने लिया उससे वो अगले कुछ दिन सो भी नहीं पाएगा। शायद ये एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को चुनौती देने का परफेक्ट पल था।
उसने खाना खत्म किया, तलवार पकड़ी और बाहर चला गया। इस पर लेजेंड बताया जाने लगा। होमयांग सेक्ट के खिलाफ उसकी जीत के तुरंत बाद युवा मार्शल मास्टर ने एक कटोरा इंस्टेंट नूडल्स खाया और अपनी यात्रा जारी रखी। उस पागल घटना ने उसका नाम लोगों में फैलाना शुरू कर दिया और सियोगी के माध्यम से एक खास अफवाह फैलने लगी। थोड़ी देर बाद लोग उसे उसके नए मार्शल टाइटल से बुलाने लगे, स्पिरिट ऑफ इन्फिनिट फाइट, सू योह्यान। उसके नाम में स्वैग है, स्पिरिट ऑफ इन्फिनिट फाइट। वो घूम घूल कर लड़ता है। प्रोटोगोनिस्ट जानता है कि उसके पास उतना टैलेंट नहीं है। उसका लक्ष्य मार्शल पीक तक पहुंचना है और जितना हो सके दूर। यही वजह है कि उसे लड़ते रहना है, लगातार जीवन और मौत के बीच की सीमाओं को चुनौती देते हुए। उसके जैसे एक साधारण आदमी के लिए उस टैलेंट की दीवार को तोड़ने के लिए उसे एक पागल होना होगा। जिनके पास कोई पोटेंशियल नहीं था, उन्हें पागलपन को अपनाना पड़ा। यही एक तरीका था कि उसके जैसे एक टैलेंट रहित आदमी एक जीनियस की शक्ति हासिल कर सकता था। और इस तरह उसने यांगो के अनगिनत क्षेत्रों की यात्रा की, हर दिन ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के खिलाफ दर्जनों द्वंद्व लड़ते हुए। 5 साल बीत गए। आंगन के बीच में एक विस्फोट हुआ। प्रोटोगोनिस्ट कूदा, एक बार फिर माउंटेन डिस्ट्रॉइंग टेक्निक को सक्रिय करते हुए। उस पल उसकी एनर्जी एक तरल तरीके से चल रही थी, फिर भी उसी समय अत्यंत विनाशकारी थी। वो तकनीक आसमान के दल की तरह थी। तलवार की कील ने रेखाओं का रूप ले लिया, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ वो लोग इस्तेमाल कर सकते थे जो शीर्ष पर पहुंच गए थे। सिर्फ एक संक्षिप्त क्षण के लिए इसे बनाने की कोशिश ने उसके दिमाग को पूरी तरह से थका दिया। हालांकि अगर वो इसे हासिल नहीं कर पाता तो अपने सपनों तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं था। उस पल एक आदमी पीछे से तलवार प्रहार करते हुए आया। सू मुड़ा, हमले को डिफेंड करने में सफल रहा। एनर्जी ब्लेड पर घुल गई और पूरी जगह फट गई। बेचारा आदमी दीवार से टकरा गया, ये समझते हुए कि उसने जो स्वॉर्ड की बनाए रखने के लिए संघर्ष किया था वो एक ही हमले में नष्ट हो गई थी। पर धुएं से कोई निकला, कहते हुए कि उन्होंने तथाकथित इन्फिनिट फाइटिंग स्पिरिट सू से ज्यादा उम्मीद की थी। हालांकि इस बार वो जीत गया था। जाहिर है ये हरामी डायरेक्टर किम था, आसमान के नीचे सबसे शक्तिशाली आदमी। सू उठा, ये समझते हुए कि इस हरामी के पास सच में अविश्वसनीय टैलेंट था। उसने अपने दोस्त को बधाई दी, कहते हुए कि वो सच में पिछली बार मिलने से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। सू ने देखा कि हरामी ने 5 सालों में पहले ही स्केलेटल रिकंस्ट्रक्शन कर लिया है। अपने हाथ को देखते हुए वो सोचने लगा कि वो इस सारे समय क्या कर रहा था। वो अभी भी वही प्रथम दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट था। सच में टैलेंट की कमी ने लोगों में सबसे बुरा निकाला। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर ने कहा कि 5 एनर्जीज कन्वर्जन के स्तर तक पहुंचने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ कि वो यांगो का सबसे शक्तिशाली आदमी बन गया है और कोई भी उसके एक भी हमले का सामना नहीं कर सकता। यही वजह है कि सबसे शक्तिशाली आदमी के रूप में वो एक संगठन बनाने के बारे में सोच रहा है और एक सीट ऑफर करना चाहता है। सू हालांकि बीच में ही बोल पड़ा और कहा कि वो ठीक है, वो जैसे जी रहा था वैसे ही जीना पसंद करता है, जबकि याद करते हुए कि ये आदमी हर जिंदगी में हमेशा एक गठबंधन का मास्टर बनने के जुनून में रहता है। हालांकि अगर वो इस पेशकश को स्वीकार करता तो वो वाइस लीडर बन जाता, लेकिन सच में वो एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में ज्यादा काम करता, कुछ ऐसा जो उसने अपनी पूरी पिछली जिंदगी में किया था और उसमें रुचि नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर सेकंड उसे प्रैक्टिस करना था और मार्शल पीक तक पहुंचना था, जो बहुत अनमोल था। बहुत कोशिश के बाद सू संगठन के ऑफर को ठुकराने में सफल रहा, लेकिन फिर किम इस बात पर जोर देने लगा कि क्योंकि वो एसोसिएशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, उसे 1-on-1 लेसन स्वीकार करने चाहिए। हालांकि सू ने बस यही जवाब दिया कि चाहे डायरेक्टर कुछ भी ऑफर करे वो स्वीकार नहीं करेगा, और कारण काफी साफ था। वो इस आदमी से 2 जिंदगी में सब कुछ संभव सीख चुका था। जिसकी उसे सच में जरूरत थी वो था असली अनुभव। उसे याद आया कि यिनवू ने अपनी पिछली जिंदगी में कहा था कि पहले चरणों के अंत में आपको जितना हो सके असली लड़ाइयों का सामना करना चाहिए। और इसीलिए इस जिंदगी में उसने बस अपने दोस्त सागा को दूर से देखने और अकेले लड़ाइयों के लिए अपनी अनंत यात्रा जारी रखने का फैसला किया। इसके साथ 20 साल बीत गए। किम उसी घर के सामने पहुंचा और कहा कि इस बार वह पीला लग रहा था। उस पल सू को आखिरकार एहसास हुआ कि उसका टैलेंट एक ऐसे व्यक्ति का था जिसे आसमान ने सच में छोड़ दिया था। किम ने कहा कि अनंत ट्रेनिंग के बावजूद वो अभी भी अपनी शक्ति को सुधार नहीं पाया है। सू ने कहा कि ब्लेड एनर्जी के बारे में उसका ज्ञान उसके स्तर के किसी भी मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा था, फिर भी वह मार्शल आर्ट्स के शीर्ष पर किसी के खिलाफ 3 हमलों से ज्यादा नहीं टिक सका। किम ने अपनी थोड़ी खुजलाई और कहा कि ये अजीब है, वह लगभग तलवार के साथ एक हो गया था। वह मार्शल पीक तक कैसे नहीं पहुंचा? इतने अनुभव वाला कोई भी इसे आसानी से हासिल कर सकता है। सू ने खुद से सोचा कि वह ये पहले से ही जानता था। ये उसके टैलेंट की सीमा थी। एक व्यक्ति जिसे आसमान ने सच में छोड़ दिया था, उसके नाक से खून बहने लगा और उसने कहा कि वह इस तकनीक को सिर्फ आधे दिन के लिए सक्रिय रख सकता है। शायद अगर वह इसे पूरे दिन चालू रख पाता तो आखिरकार उसे एक तरीका मिल जाता। किम हालांकि ये किताब उठाता है और कहता है कि वह उसे शुभकामनाएं देता है। ये सब कुछ उसने थोड़ी देर के लिए एक कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ते हुए सीखा था। उसने अपनी फिजिकल फॉर्म को बनाए रखने के लिए जो कुछ कर सकता था किया। वह कुछ चालों को सहने में सफल रहा और अंत में बाल बाल बच गया।
सू ने किताब की मोटाई देखी। ये सच में उनके द्वारा सीखी गई कई तकनीकों की तरह ही घनी थी और वह सवाल करता है कि क्या सिर्फ इस व्यक्ति से बचने से सच में उतना ज्ञान मिला। किम कहता है कि वह चलती फिरती प्राकृतिक आपदाएं थे और जाहिर है प्रकृति की शक्ति से बचने के लिए आपको एक गहरी समझ की जरूरत होती है। सो उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि वह इसे संरक्षित करेगा और अगली पीढ़ी को सौंपेगा। सू तब कहता है कि वह इस तरह की एक और लड़ाई की तलाश में बाहर जाएगा। वह बस इतना मांगता है कि वह फिर से जिंदा मिले। वह तब एक संकेत देगा ताकि वह मार्शल पीक तक पहुंच सके। उसे हर समय अपने दिमाग में हर स्पेशल इंफॉर्मेशन के टुकड़े को मौजूद रखना था। सू थोड़ा उलझन में है और पूछता है कि उसका इससे क्या मतलब है। किम तब कमेंट करता है कि वह शायद अपने आसपास की हर चीज से अवगत हो जाता है जब वह एक लड़ाई के बीच में होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए वह कहां कदम रख सकता है, उसके पीछे क्या है, दूसरे दुश्मन कहां है। हालांकि ये कुछ ऐसा है जो वह लड़ाई के कुछ हिस्सों में सिर्फ थोड़ी देर के लिए कर सकता है। उसे इसे हर समय सक्रिय रखना था। सू वहां थोड़ा उलझन में खड़ा है, वैसा कुछ कैसे करेगा। सिर्फ तलवार एनर्जी तकनीक को सक्रिय रखना ऐसा लगता था जैसे उसका सिर फट जाएगा। वह अपने आसपास की हर चीज को कैसे सिमुलेट करेगा। मूल रूप से उसका सिर निश्चित रूप से फट जाएगा। हालांकि किम गायब हो गया और उसे विश्वास है आसमान के नीचे सबसे शक्तिशाली आदमी ने उसे यह संकेत देने का कोई कारण होना चाहिए। और उस दिन से उसने अपनी जागरूकता और उन सभी जानकारियों को बनाए रखने की कोशिश करना शुरू कर दिया जो उसकी आंखें और कान पहुंचा सकते हैं। उसके द्वारा देखी गई हर चीज की स्थानिक स्थिति को याद रखने की कोशिश करते हुए उसकी जागरूकता शहर में घूमती हुई लगती है और वह हर व्यक्ति के कदम महसूस कर सकता है। और उसमें वह जंगल में है। तलवार एनर्जी और स्थानिक जागरूकता को बनाए रखने का अभ्यास शुरू किए हुए 5 साल हो गए हैं। हालांकि हर बार जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे पूरी तरह से उल्टी और चक्कर आने लगता है। न सिर्फ वह सारी सीन जानकारी को अवशोषित कर रहा था बल्कि हर समय सारी आवाजों को भी। हालांकि वह इस तरह की किसी स्थिति में कैसे लड़ेगा जहां वह आगे भी नहीं देख सकता था। समस्या यह है कि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। पिछले 30 सालों से वह उसने सभी सेक्ट्स, मध्यम और बड़े की यात्रा की है और अब एक ऐसा भी नहीं है जहां वह जा सकता। कभी कभी वह कुछ डकैतों को पकड़ रहा था और बाउंटी पैसों पर जी रहा था। जब वह पूरी तरह से चक्कर में है तो सभी तरह की गंदी चालें इस्तेमाल करने वाले चतुर दुश्मनों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। उसमें झाड़ी के पीछे से एक आदमी प्रकट होता है और बॉस से कहता है कि उसने हरामी को ढूंढ लिया है। पीठ पर ब्लेड वाला आदमी कहता है कि आज बच्चा मरने वाला है। हालांकि सू बस खुद को तैयार करता है कहते हुए कि भले ही वह मर जाए वह इस रास्ते पर चलता रहेगा। इसके साथ 15 साल बीत गए। हैरान होकर वह कहता है कि वह रियली जिंदा बच गया। किम, जिसका चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ है, हाँ कहता है। एक बार फिर वह जिंदा बाहर आया। उसे वापस आए हुए 45 साल हो गए हैं। आखिरकार वह उस स्टेज पर पहुंच गया जहां वह न सिर्फ जो वह सुनता और देखता है उसे याद रखने और प्रोसेस करने में माहिर है, बल्कि यहां तक जो वह छूता, चखता और सूंघता सब एक एडवांस लेवल पर। फिर भी वह मार्शल आर्ट्स के शीर्ष पर नहीं पहुंच सका। वह अपनी भुएं सिकोड़ता है सोचते हुए कि यह कैसे संभव है। उस पल किम कहता है कि अब वह उसे कल्टीवेटर्स का शिकार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वह उसे मारने वाले को पैसे भी दे रहे हैं।